है आपके टेक्नो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ गए मेरे सहयोगी विष्णु मोहन कुमार। बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी खराब रहा। निफ्टी में हमने करीब 2.25% और निफ्टी बैंक में भी करीब उतनी ही गिरावट हमने देखी है। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये है बजट वीक। आज से ठीक छठे दिन यानी कि 5 दिन के बाद बजट का ऐलान होगा और बाजार उसके हिसाब से आपको रिएक्शन भी देते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ होना है बाजार में क्योंकि नतीजों का सीजन भी चल रहा है। इस बीच यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। आज की अगर हम बात करें तो इंडिया ईयू ट्रेड डील पर आधिकारिक रूप से मुहर लग जाएगी क्योंकि नेगोशिएशंस पूरे हो गए हैं और डील को लेकर अग्रीमेंट बन गई है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। गोल्ड सिल्वर लगातार हाईज बना रहे हैं और गोल्ड का भाव $5100 के ऊपर निकल गया। सिल्वर की बात करें तो $115 के आसपास के भाव पहुंच गए। तो इन तमाम संकेतों के बीच में भारतीय बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और इस पूरे हफ्ते आपको कैसे प्लान करना है, ये आपको हम करेंगे गाइड। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगला 2.5 घंटा बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है और सिलसिलेवार ढंग से शो में हम आपको आगे लेकर चलेंगे। इंडेक्स की स्ट्रेटजी बनाएंगे, बजट को लेकर आपको क्या करना है ये भी आपको हम गाइड करेंगे और खबरों वाले शेयर और रिजल्ट्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ जिन पर रहेगी आज बाजार की नजर। तो ग्लोबल बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो आज जो संकेत हैं वो आपको थोड़े से मिक्स दिखाई देंगे। डाउ हालांकि 314 अंक चढ़ा है, लेकिन अगर आप शुक्रवार को जोड़ेंगे तो नेट मामला जो है वो बराबर है। कोई खास आपको एक्शन दिखाई नहीं देगा। नैस्डैक जरूर लगातार चौथे सत्र में चला है और इस हफ्ते की बात करें तो कई सारी अहम टेक्नोलॉजी कंपनीज के नतीजों पर भी अमेरिका में नजर रहने वाली है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 25,200 के करीब है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी पर कई सारे लेवल्स टूटे और क्लोजिंग जो आई शुक्रवार की थोड़ी सी निराश करने वाली रही क्योंकि सारे के सारे क्रूशियल जो डीएमएज हैं, डेली मूविंग एवरेजेस हैं, उसके नीचे निफ्टी पहुंच गया है। लेकिन सोना चांदी रिकॉर्ड बना रहे हैं और जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं उसके चलते सेफ हेवन डिमांड लगातार सोने में और चांदी में निकल के आ रही है। इसकी आगे हम चर्चा भी करेंगे। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो थोड़े सप्लाई को लेकर डिस्ट्रप्शंस की खबर है। अमेरिका में विंटर स्टॉर्म के चलते वहां के जो तेल के ठिकाने हैं उन पर असर पड़ा है और इसके चलते ब्रेंट क्रूड में हम देख रहे हैं कि अब $65.5 के आसपास के भाव हैं। पिछले हफ्ते लगभग 0.3% के आसपास की तेजी हमने देखी है। नतीजों की बात करें तो एक्सिस के, कोटक बैंक के, इंडसइंड बैंक के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान के मुताबिक आए हैं। तो अभी तक का जो रिजल्ट सीजन बीता है निफ्टी के 16 कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं और लगभग 10 या 11 नतीजे अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। निराशा थोड़ी कम रही है, लेकिन यह है कि सरप्राइजेस बहुत निकल के नहीं आए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें अनुमान के मुताबिक इनके नतीजे आए हैं और अल्ट्राटेक के जो नतीजे रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। तो आज आपको बाजार में भरपूर तरीके से नतीजों का भी एक्शन दिखाई देगा और हम अपने एक्सपर्ट से आपकी पक्की वाली प्लानिंग भी कराएंगे। कुछ बड़े ट्रिगर है जिस पर तो आपको नजर रखनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल सेटअप आज का कैसा दिख रहा है घरेलू बाजार के लिहाज से, ये समझने के लिए चलते हैं वापस से अभिषेक के पास। अभिषेक बताइए, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं आज? विष्णु मोहन गुड मॉर्निंग। देखिए दौरा तो आप ग्लोबल करके आ रहे हैं, बताइए म्यांमार में क्या स्थिति है विष्णु मोहन? म्यांमार में वहां पे वापस से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव तो होते हैं और चुनकर भी जो पार्टी आती है, लेकिन वापस से आर्मी के वहाँ पे शासन करने लगती, तो एक चिंता है वहाँ पे। हालांकि उनके राजधानी यांगून में उस तरह के तनाव तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन डर तो नहीं लगा जाने में? तनाव है ऐसा कहा। म्यांमार जाने में डर तो नहीं लगा विष्णु मोहन? नहीं, इस तरह का कोई डर नहीं है और लोग इंडियंस को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ थी। तो यहाँ पे एग्री का एक बड़ा पार्टनर है लॉजिस्टिक के लिहाज से, लोकेशंस के लिहाज से, और वो चाहते भी है कि हिंदुस्तान के साथ डील करे। अभी उनके ज़्यादातर जो एग्री के ट्रेड हो रहे हैं चीन के साथ हो रहे हैं। 80% तक चीन की भागीदारी वहाँ पर है उनके एग्री इंपोर्ट में। अब वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ डील हो। एक कॉरिडोर भी बन रहा है थाईलैंड, भारत और म्यांमार के बीच में। देखते हैं एग्री ट्रेड को किस तरह से बढ़ाएंगे। चलिए, लेकिन इक्विटी मार्केट को समझने के लिए हमें वेस्टर्न मार्केट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं अभिषेक?
विश्व में देखिए 2 दिन के लिहाज से देखना पड़ेगा तो अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो शुक्रवार के सत्र में एक गिरावट आई थी। हालांकि कल के सत्र में आई है 300 अंकों की तेजी। तो नेट न्यूट्रल है। अगर हम डाउ जोन्स को देखेंगे तो नेस्डेक में लगातार हम 4 सत्र की तेजी देख रहे हैं और कल हमने देखा कि नेस्डेक 100 अंक चढ़ के बंद हुआ है। S&P 500 में भी करीब करीब 35 अंकों के आसपास की तेजी रही है और ये तेजी की वजह ये रही है नेस्डेक में क्योंकि हमने देखा कि मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन शेयरों में तेजी हमने देखी और उसके चलते नेस्डेक को सपोर्ट मिला है। मेटा के, टेस्ला के, माइक्रोसॉफ्ट के जो तिमाही नतीजे हैं ये कल जारी होंगे। तो नतीजों के लिहाज से अमेरिका में भी काफी क्रूशियल ये वीक है क्योंकि इस हफ्ते S&P 500 की 90 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जिसमें कि मैग्निफिसेंट 7 ये जो IT कंपनीज हैं इंक्लूडिंग टेस्ला, इनके भी नंबर पर बाजार की नजर रहने वाली है। और आज की अगर बात करें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और होम प्राइस आंकड़ों पर अमेरिकी बाजारों में नजर रहने वाली है। क्रूशियल इस वजह से भी है क्योंकि इसी हफ्ते हम देखेंगे कि US फेड की पॉलिसी बैठक भी है। 29 तारीख को उसका फैसला आएगा फेड दरों को लेकर। हालांकि CME फेड वॉच टूल के हिसाब से इस बार दरों में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। दरें 3.5% से लेकर 4.25% के बीच में स्थिर रहेंगी। लेकिन जो कमेंट्री होगी US फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की वो काफी इंपॉर्टेंट होगी कि आगे दरों में कटौती को लेकर उनका क्या स्टेटमेंट आता है। वैसे बाजार तो उम्मीद करके चल ही रहा है कि इस साल में 0.25% के 2 रेट कट अमेरिका में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन एक अपडेट आया है टैरिफ के फ्रंट पर और वो है केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने दक्षिण कोरिया पर जो टैरिफ है उसको बढ़ाने का फैसला किया है। कुछ की इंपोर्ट्स हैं जैसे कि फार्मा है, ऑटोमोबाइल है और लंबर है, इस पर उन्होंने टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया है। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में जो ट्रेड डील थी वो तो पिछले साल हो गई थी, लेकिन अभी तक दक्षिण कोरिया की संसद ने, वहां की लेजिस्लेटिव ने इसको अप्रूव किया नहीं था। उसके चलते ट्रंप थोड़े से नाराज थे और उन्होंने अभी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एशिया की बात करें, कल हमने देखा कि निक्केई में कल गिरावट हुई थी और आज हल्की सी तेजी है, बहुत ही मामूली तेजी आप देखेंगे एशियाई बाजारों में। कोस्पी में कल की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि लगभग 0.25% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो एशिया में जो संकेत हैं थोड़े से आपको इनकरेजिंग नजर आएंगे। हालांकि नेट अगर आप देखेंगे तो फिर कोई खास आपको उत्साह दिखाई नहीं देगा। अन्य संकेतों की बात करें, गोल्ड सिल्वर विश्वमोन आग लगी है प्राइजेस में और लगातार हम देख रहे हैं कि ये सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम है। सेफ हेवन डिमांड लगातार निकल के आ रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर भाव हैं। सोना $5100 के आसपास फिलहाल आपको दिखाई देगा। $5145 के आसपास के भाव पहुंच गए हैं। और अगर हम चांदी की बात करें तो $115 के आसपास के चांदी के प्राइसेस आपको दिखाई देंगी। और अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में सप्लाई में डिस्ट्रप्शंस की खबर है। अमेरिका में जो बर्फीले तूफान आते हैं सर्दियों के मौसम में, उसके चलते सप्लाई पर थोड़ा असर पड़ा है। और ब्रेंट क्रूड का भाव है $65.5 प्रति बैरल के आसपास है। लास्ट वीक हमने देखा था कि लगभग 2.25% के आसपास की कच्चे तेल के भाव में तेजी आई थी। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है या यूएस फेड की पॉलिसी से पहले थोड़ी थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस आ रही है और जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो है 4.22%। लेकिन डॉलर इंडेक्स, इस पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि डॉलर इंडेक्स आ गया है लगभग 5 महीने के निचले स्तर पर। सितंबर 2025 में जहां पर डॉलर इंडेक्स के लेवल थे वो लेवल आपको दिखाई देंगे 97 के का लेवल है और लगातार 5 सत्र की गिरावट में लगभग 0.25% के आसपास की नरमी डॉलर इंडेक्स में आ गई है। और अगर हम जापानीज करेंसी येन की बात करें तो येन है 2 महीने के हाईज पर। तो डॉलर के फ्रंट पर तो चीजें ठीक है। वैसे अगर अपनी करेंसी की बात करें तो डॉलर रुपए का इक्वेशन कुछ हमारे पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार हमने देखा कि रुपया वीक हुआ, रुपए वीक होने के चलते एफआई का आउटफ्लो भी हो रहा है और एफआई के आउटफ्लो के चलते बाजार पर हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। अब देखते हैं कि इस पर ब्रेक कब लगता है। अदरवाइज वैसे अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो आपको बेहतर दिखाई देगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी होती है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए उसको अच्छा माना जाता है। तो विश्व में कुल मिला जुला के अगर हम देखेंगे तो जो संकेत हैं भारतीय बाजार के लिए वो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव आपको नजर आएंगे और गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्शन दे रहा है करीब 100 अंक ऊपर खुलने के। पिछले हफ्ते हमने देखा कि करीब करीब 2% की गिरावट निफ्टी में रही, 2.25% गिरावट निफ्टी बैंक में रही और ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंडेक्स चला गया है। तो हो सकता है कि आज आपको बाइंग देखने को मिले और वैसे भी बजट हफ्ता है, थोड़ी बहुत बाइंग सेंटिमेंटली भी निकल के आती है। गिफ्ट निफ्टी ये फ्यूचर्स के लेवल है करीब 100 अंकों पर 25,200
आप स्क्रीन पर अपने देखेंगे। ओके, तो पिछले हफ्ते की मुनाफा वसूली के बाद आज बाजार के लिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से भी ठीक ही संकेत है और साथ ही गिफ्ट निफ्टी आज मजबूत ओपनिंग के संकेत दे रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट की, लेकिन एक और अहम खबर है भारत के लिहाज से, वो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील का जो आज ऐलान होने वाला, हालांकि औपचारिक ऐलान है, इसकी जानकारी पहले ही वाणिज्य सचिव ने दे दी है। इसी पर सबसे पहले बातचीत करते हैं और चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज उस औपचारिक डील का ऐलान हो जाएगा जिस पर बातचीत लंबे समय से चल रही है। 18 साल से कहा जा रहा है कि इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस ट्रेड डील का आज ऐलान हो जाएगा। इसके मायने क्या है? क्या कुछ भारत के ट्रेड के लिहाज से, इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से कितना फायदेमंद है? क्योंकि ऑलरेडी यूएस के साथ डील में देरी हो रही है और एक सेकेंड बिगेस्ट मार्केट इंडिया को एक्सेस मिलेगा। क्या कुछ फायदा होगा, क्या असर होगा सर ओवरऑल? देखिए, ये बहुत बड़ा डील है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम देखें तो $136 बिलियन का ट्रेड रहा है 2024-25 में दोनों के बीच में। और EU में 27 कंट्रीज़ आती हैं और ये जो डील है वो भारत और EU के बीच में जो होगा उसके तहत काफ़ी हद तक ट्रेडिंग का आसान हो जाएगा। रेट्स इम्पैक्ट होंगे, मतलब आपके टैरिफ रेट्स कम हो जाएंगे और एक ग्रेजुअली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस तरफ मूव करेगा। मोबिलिटी में इम्पैक्ट होगा क्योंकि आप लोग वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, और उस पर इम्पैक्ट होगा। डिफेंस कॉपरेशन है क्योंकि काफ़ी यूरोपियन डिफेंस कंपनीज हैं जो भारत के साथ काम करती हैं। फ्रांस का देखें तो रफ़ेल है, गन्स में भी हम काफ़ी देखते हैं। वहाँ पर एयरबस है जो काफ़ी सप्लाई करती है भारतीय सेना को। तो डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ेगा इसमें, आपके ट्रेड का इम्पैक्ट भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेक्टर जो है जहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आगे जाके मिलेगा अगले 3 से 5 सालों में, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। वहाँ पर हम आज के डेट में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी हाई रेट्स है, 110% का रेट डालते हैं। वो कम होकर अभी 30% हो जाएगा और अगले 5 साल में वो कम होते होते 10% तक जाएगा। तो वो एक चीज़ है। तो हमें देखने को मिलेगा कि यूरोपियन गाड़ियाँ जो हैं भारत में आएंगी और भारत में शायद उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि वो इंडिया में अगर आ रही हैं तो उनको उसके हिसाब से उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डील है, बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। ये एक तरह से देखे तो थोड़ा सा यूएस से भी बड़ी डील मानी जा रही है। तो वो 27 देशों के साथ एक तरह से ये एक डील जब आएगी तो भारत का ऑलरेडी डील आ चुका है आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके और अब यूरोपियन यूनियन के साथ आ गया है। तो एक तरह से और आसियान के साथ ऑलरेडी है ये डील। आसियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी है ये डील हमारा। तो हमारा जो वो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज़ किया जाए, ट्रेड डबल किया जाए अगले 5 से 10 सालों में। वो इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और अब नज़रें जब होंगी उस पूरी नज़रें जो है यूएस डील में चली जाएंगी, क्योंकि ये सारे डील्स एक तरह से एक बेस बना देती हैं कि किस स्ट्रक्चर में हम अपना डील करना चाहते हैं। हाँ, ये डील साइन होने में 6 महीने का टाइम लगेगा, बट वो इसलिए क्योंकि लीगल है, लीगल लैंग्वेज इसको क्लियर करना है। बट मोटा जो फ्रेमवर्क है वो आज अनाउंस हो जाएगा और दोनों देश अनाउंस करेंगे आज आफ्टरनून में। तो वो एक बड़ी चीज़ है कंपनीज जो यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोजर है उनके लिए भी, और यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आके अपना मार्केट इंक्रीज़ करना चाहती हैं उनके लिए भी। निश्चित तौर पर एक बहुत ही क्रूशल ये डील होगी। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वो भी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। तो जो डिस्ट्रप्शन ट्रंप ने पैदा किए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है और उस दिशा में हम देखेंगे कि एक अहम कदम ये साबित होगा। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर हम एफआईज की बात करें तो चूंकि रुपया लगातार वीक हो रहा था, एफआईज की सेलिंग भी नहीं थम रही है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं एफआईज ने कैश में, और डीआईज तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। तो आप इन आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं, एफआई डीआई की पोजीशनिंग को, और ओवरऑल सेटअप आज के लिए कैसा है? देखिए, एफआईज का अगर हम देखें तो एक ट्रेंड आ रहा है कि वो नेट सेलिंग करते जा रहे हैं। बाजार 26,300 से गिर के 25,000 पे पहुंच गया है। 1,300 पॉइंट का फ़र्क है, 5% के आसपास गिरा है टॉप से। बट एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस है और
वैल्यूएशन जो है अपने बाज़ार का वो अभी भी 20-21 टाइम है। तो वो वैल्यूएशन को लेके एफआईज जो है इस वैल्यूएशन में बेच रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी उसमें प्रॉब्लम है, और एफआईज हाई वैल्यूएशन मार्केट से बेच के लो वैल्यूएशन मार्केट्स में जा रही हैं, वहाँ पर कर रही हैं ताकि वहाँ पर उनको गेंस ज़्यादा मिले। बट ये एक शॉर्ट टर्म है। उम्मीद यही है कि अर्निंग्स जैसी इंप्रूव होंगी, FY27 की अर्निंग्स एक जैसी आएंगी और ये इम्प्रूव होंगी, तो वो एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क रहेगा कि जिसकी वजह से अगर हम कहते हैं कि FY27 में अर्निंग्स 14-15% बढ़े और अगले साल 27-28 में भी 14-15% बढ़े, तो ये वैल्यूएशन जो है काफ़ी जस्टिफाइबल हो जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट आज के डेट में हम देखें तो एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा कि काफ़ी बिकवाली हो रही है। HDFC में कुछ हाई डिलीवरी देखने को मिल रहा है, ICICI बैंक में डिलीवरी देखने को मिल रहा है, एक्सिस बैंक में भी हमने देखा और SBI में भी देखा। तो फाइनेंशियल और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो सी बिकवाली देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पर तो सी गेंस हैं उनके लिए। बट ओवरऑल देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट कर ही रहे हैं और इन्फ्लोज जो हैं वो इस मार्केट को सस्टेन कर रहे हैं इस लेवल पे। बट अर्निंग्स एक मेजर फैक्टर है आगे जाके, क्योंकि ये जब तक ये अर्निंग्स नहीं इम्प्रूव होंगे तब तक ये फॉरेन फ्लोज नहीं आएंगे। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ मैनिफेस्ट नहीं होता और लोग उम्मीद जो लगाई है वो दिखती नहीं है, तब तक पैसा वापस आने वाला नहीं है एफआईएस का, और एफआईएस नेट सेलर्स ही रहेंगे इस मार्केट में। सर लेकिन ये 3 दिनों के बाद, लंबे वीकेंड के बाद हम देख रहे हैं कि आज बाजार की शुरुआत होगी, लेकिन आज एक्सपायरी भी है तो उस वजह से काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसको देखते हुए किस तरह की रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनानी चाहिए ट्रेडर्स को आज? देखिए एफएनओ का आज वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, और उसमें अगर हम देखें तो निफ्टी में लगभग 55% का रोल ओवर हुआ है, निफ्टी बैंक में 52% का। बैंक्स HDFC और ICICI बैंक में रोल ओवर अच्छा रहा है, 81% का रोल ओवर हुआ है वहाँ पर। और अगर हम रिलायंस में भी देखें तो 75% का रोल ओवर हुआ है। अगर हम मार्केट का ब्रॉड देखें कि मार्केट का अभी बैंड कहाँ पर है और कहाँ पर पोजीशंस बन रही हैं, तो कॉल राइटिंग जो है 25,100 और 25,200 पे है। इसका मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस बन रहा है 25,100 और 200 पे। और अगर हम पुट राइटिंग को देखें तो 24,500 और 25,000 पे है। तो पहला बेस तो आपको 25,000 हो गया, और उसके बाद तब गिरेगा तो अगला जो सपोर्ट आ रहा है 24,500 पे आ रहा है। पर ओवरऑल जो हम देखें तो आपका जो निफ्टी सपोर्ट का बैंड है 24,600 से लेके 25,500 के बीच में एक लार्ज बैंड है, और ये वीक जो है बहुत ही वॉलेटाइल वीक है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट्स ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। एक्सपायरी लेड तो होगी क्योंकि 2 एक्सपायरीज आ रही है, और एक फेड का भी आ रहा है जो उम्मीद ये है कि शायद पॉज करे, होल्ड पे रखे फेड इस बार, क्योंकि लेबर मार्केट से स्टेबल है, इन्फ्लेशन स्टेबल है, तो हो सकता है कि होल्ड पे भी जाए इस बार फेड और बोले कि मैं मार्च में ही अब अगला कट करूँगा। बट आज के डेट में जो है वो ऐसे लग रहा है कि एक होल्ड की बात हो रही है फेड रेट कट की। बट ये सब चीज़ें के ऊपर एक चीज़ और आ रही है, वो है बजट, जो कि संडे को आ रहा है Feb 1 को। तो आपका अभी आप जो देखेंगे पोजीशनिंग, अब सारे बजट स्टॉक्स में एक बार पोजीशनिंग बिल्ड होना देखेंगे आज के बाद, और फिर आप एक बिल्डअप रहेगा फ्राइडे तक, और फिर उसके बाद मंडे को होगा, उसके बाद संडे को ट्रेडिंग होगी। तो वो भी एक रहेगी। संडे को पहली बार ट्रेडिंग हो रही है बजट के चलते, तो वो भी एक ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पर हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन थोड़े से कम होंगे, रिटेल और HNIs और शायद आपके ऑल्टरनेट फंड काफ़ी रहेंगे या PMS रहेंगे इसमें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको अब सबको देखना पड़ेगा। और वॉलेटाइल वीक है, संभल के रहिएगा आप। अगर आपके पास कन्विक्शन है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए लंबे टाइम के लिए, और अगर आपके पास कोई एडवाइज़र है तो उसकी मदद लीजिए, क्योंकि इस मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है। आज इस हफ्ते में इतनी वॉलेटिलिटी है कि लोग अपने पैसे गंवा सकते हैं। सजीव सर, अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो एक्सिस के, कोटक के, इंडसइंड के नतीजों पर नज़र थी, नतीजे आ गए हैं।
एक्सिस बैंक की अगर मुनाफे की बात करें तो 3% का राइज है, कोटक बैंक में 4% का अनुमान के मुताबिक रहे नंबर्स, लेकिन इंडसइंड बैंक की अगर हम एनआई की बात करें तो उसमें 13% की गिरावट है। कैसे देख रहे हैं आप नतीजों को और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए 3 बड़े नतीजे आए प्राइवेट सेक्टर में। कोटक आया सैटरडे को, इंडसइंड आया आई थिंक फ्राइडे मार्केट आज के बाद, और मंडे को एक्सेस आया। कोटक के नंबर देखें तो निम्स तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ना फ्लैट रहे, ट्रेजरी गेंस कुछ नहीं थे, नंबर्स थोड़े से कमज़ोर दिखने को मिले क्योंकि वाई अगर आप एनआई ग्रोथ देखें तो 5% दिखाया उसने। इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट उसके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम रहा 70 बेसिस पॉइंट, जो कि अच्छा है एक तरह से। बट दिसंबर में जो रिपो रेट कट हुआ 25 बेसिस पॉइंट का, उसका इम्पैक्ट जो है उनके निम्स में देखने को मिलेगा Q4 में, और आपके Q3 के निम्स भी जो हैं वो थोड़े से नीचे थे रहे उसके। दूसरा जो है एक्सिस बैंक, जहाँ पर हमने स्लिपेजेस को जो स्टेबल देखा, ग्रोथ अच्छी थी, नंबर्स नतीजों के ऊपर अनुमान के ऊपर रहे। निम्स वहाँ पर भी 9 बेसिस पॉइंट गिरे, और वहाँ पर गिर के 3.6% हो गया है, 3.64%। बट वहाँ पर भी उम्मीद यही है कि निम्स Q4 में जाते जाते थोड़े से और गिरेंगे या अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में रिपो रेट कट हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि सारे के सारे रिपो रेट लिंक्ड लोन्स हैं, तो रेट तक अब कट होगा तो उसका जो साइकिल तब आता है तो सबके इंटरेस्ट रेट्स उतने गिरेंगे। तीसरी जो है इंडसइंड में प्रॉफिटेबल तो अनाउंस किया है, नंबर डायरेक्शनल पॉजिटिव दिख रहा है, बट अभी भी स्लिपेजेस है। MFI का जो उन्होंने एक्सपोजर है उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोविजंस वगैरह किए हैं, तो अभी भी 2 से 4 क्वार्टर हैं इंडसइंड को जहाँ पर वो वापस ग्रोथ फेज में आए, और वो एक वेट एंड वॉच मोड पे रहेगा। ये 3 बैंक्स जो हैं इस हिसाब से रहेंगे। कुछ छोटे छोटे बैंक्स हैं जो या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, वो उन्होंने अच्छा किया है, क्रेडिट एक्सेस ने अच्छा किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने थोड़ा सा अच्छा किया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अच्छे, उन्होंने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। बट टॉप 3 के प्राइवेट बैंक जो आए थे इस वीकेंड में, उसमें एक्सिस स्टैंड आउट रहा, उसके बाद आपका कोटक आता है, और फिर आपका इंडसइंड आता है। ओके चलिए सर, तो ये तो बैंक की बात हो गई, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे भी ठीक रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर आपकी रणनीति क्या है, क्या करना चाहिए यहाँ पर सर? देखिए अल्ट्राटेक के नंबर बहुत अच्छे रहे, अब वॉल्यूम बहुत अच्छा ग्रोथ था, 15% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ रहा अल्ट्राटेक का। और अगर हम सारे नंबर्स देखें तो बेटर रियलाइजेशन भी थे, 1007 के ऊपर का रियलाइजेशन था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वो बेसिकली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन के बाद इनके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो अल्ट्राटेक के नंबर्स देख के ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, और उसकी वजह से और प्राइसिंग भी उनको अच्छा मिल रहा है, तो वॉल्यूम और प्राइसिंग दोनों उनके लिए काम कर रहा है, और उसकी वजह से उनका टॉप लाइन जो है वो अच्छा हुआ है, और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, और रियलाइजेशंस भी इम्प्रूव हुए हैं। अल्ट्राटेक के अलावा 2-3 नंबर्स हैं जो देखने लायक हैं। एक तो है गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स, अच्छे नंबर्स आए, 7% वॉल्यूम ग्रोथ रहा। तो अगर आप रेवेन्यू देखें तो 8.78% का ग्रोथ है, CC टर्म्स में, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 7% है, बट मार्जिन्स भी अच्छे हैं इसके गोदरेज के। दूसरा जो है JSW स्टील के नंबर्स अच्छे रहे, अच्छे मतलब इन द सेंस कि लोगों को अनुमान के मुताबिक थे। स्टील रियलाइजेशंस अभी बॉटम आउट हो गए हैं। हमने देखा कि HRC प्राइसेस जो है, हॉट रोल्ड कॉयल की प्राइसेस जो हैं पिछले 1 महीने में काफ़ी बढ़े हैं, जिसकी वजह से अनुमान ये है कि अब Q4 के जो नंबर्स है उसमें मार्जिन्स ऊपर जाएंगे JSW स्टील के लिए। दूसरा कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके नंबर्स वीक रहे। 2 कंपनीज आते हैं नाम पे, ज़ुबान पे। एक है सिप्ला, इसके नंबर्स वीक रहे क्योंकि US में इसके सेल्स गिरे हैं 27% के आसपास। लैंड्रियोटाइड और रेवलिमेड की सप्लाई के
में गिरावट के चलते इनकी टॉप लाइन गिरी है, यूएस के सेल्स गिरे हैं, तो नंबर्स वीक रहे सिप्ला के। दूसरा है वनसोर्स, वो सीडीएमओ प्लेयर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है। वहाँ पर तो हुआ ये है कि सेमीग्लूटाइड का जो लॉन्च है कनाडा में वो डिले हो गया, उसके वजह से इसके वो अपनी कैपेसिटीज़ को लिवरेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से टॉप लाइन और मार्जिन्स वहाँ पर गिरे हैं। तो ये दो फार्मा में ये दो अभी वीक नंबर दिख रहे हैं। कंज्यूमर में गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे रहे, सीमेंट में अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे रहे, स्टील में वीकनेस जारी है, एबिटा पर टन अभी भी गिरा है, बट उम्मीद है कि आगे जाके पॉजिटिव रहेगा। तो बैंक्स ऑलमोस्ट एट इन लाइन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लॉकबस्टर है, बट बाकी सब जगह से अगर हम देखें तो आज के डेट में पूरे अर्निंग्स को हम एक नज़र से देखें तो नंबर्स बेकार नहीं हैं, इन लाइन है या थोड़े से अच्छे हैं, बट क्या ये FY27 के अर्निंग्स को 14 से 15% ग्रोथ दे पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है आज के डेट में मार्केट के लिए। सजी सर, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि आज बाजार में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी गाइड करने के लिए। दो एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं शो में। हमारे साथ जुड़ गए हैं पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर हैं और लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अंशुल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 3 दिन का लंबा वीकेंड, कोई बुरी खबर आई नहीं और गिफ्ट निफ्टी हम देखने करीब 100 अंक ऊपर, ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो निफ्टी चला ही गया था। रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए इंडेक्स में आपके हिसाब से? तो देखिए, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज्यादा फ्राइडे को मार्केट गिरा था, तो प्रोबेबली यहाँ पे एक बाउंस बैक बन सकता है टुवर्ड्स थर्सडे लो 25,200 225 की जोन तक। बट वहां पे ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि वीकली पे हम स्विंग लो के नीचे जाके क्लोज किए हैं। जब तक वीकली का स्विंग लो 25,318 रिक्लेम नहीं हो रहा है, तब तक ये मान के चलिए कि मार्केट में सेल ऑन रैलीज का ही मोड रहेगा और डाउनसाइड बनी रहेगी। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो प्रोबेबली पहले 2-3 दिन हम मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए पुल बैक लेके उसके बाद साइडवेज रहेंगे। आखिरी 2 दिन हफ्ते के काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसके बाद संडे को बजट है, तो प्रोबेबली लास्ट 3 डेज काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मार्केट के लिए। बट एज ऑफ नाउ इस बाउंस बैक में वीकनेस ही देखने के लिए मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर लेवल है 59,000 59,200, ये जोन काफी बड़ी रेजिस्टेंस की जोन है। इस जोन को अगर क्लियर करते हैं तो फिर एफआईआई का जो ओवरसोल्ड डेटा है वो टेक ओवर करना स्टार्ट करेगा और हम बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी भी एफआईआई के डेटा में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। 6 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है और केवल फ्यूचर्स भी अगर पकड़े तो वहां पे भी हेवी पोजीशन शॉर्ट है। ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, 2,27,000। तो एफआईआई ओवरसोल्ड है, मार्केट भी ओवरसोल्ड है। बाउंस बैक में अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है तो फिर स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, लेकिन आज एक्सपायरी भी है तो आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। जनवरी सीरीज में अब तक निफ्टी को ही सिर्फ आप देखें तो करीब करीब 890 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर आई है और अब नया सीरीज, आगे का सीरीज किस तरह का रहना होगा ये पूरे दिन के दौरान हम बताएंगे। लेकिन एक क्रूशियल डेटा यही है कि निफ्टी को आप देखें जो 25,143 जो 200 DMA का लेवल है उससे करीब करीब 100 अंक नीचे है, तो वो काफ़ी अहम लेवल होगा, आपको आज नज़र यहाँ पर रखनी चाहिए। पीसीआर देखिए वो भी लोअर रेंज के आसपास 0.7 के आसपास है, ये डेटा आपके लिए अहम हो सकते हैं। प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ पीएचडी कैपिटल से। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। सर, आप अपने 2 टॉपिक बता दीजिए, आज कहाँ स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ मौके आपको दिखेंगे आज? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, अभिषेक सर एंड अंशुल जी। देखिए, जिस तरीके से कल हमने देखा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया था। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक लगातार हमने रिकमेंड भी दिया है, हिंदुस्तान जिंक पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 710, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 730 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है और 678 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। और सेकंड जो मेरा कॉल रहेगा वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट। अभी 557 के आसपास का प्राइस चल रहा है, क्लोजिंग प्राइस हुआ है लास्ट, लेकिन इसमें कंडीशन है जैसे ही ब्रेक करेगा 595, इसमें मोमेंटम आने का हाई पॉसिबिलिटीज है।
625 रहेगा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 670 तक। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 565 तक मेंटेन करके जाना है। दोनों कॉल में ही आपको मोटा मोटा 4 से 5 दिन का व्यू लेके चलना है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। टॉपिक आपकी तरफ से आ गई है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स और साथ ही हिंदुस्तान जिंक के लिए जो टारगेट है 710 से 730 का, 678 का स्टॉप लॉस। और गोकुल दास एक्सपोर्ट हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन के साथ डील का जो ऐलान होना है और भारत के लिए वो एक बड़ा एक्सेस भी वो मार्केट होगा, उसका कहीं फ़ायदा यहाँ पर कंपनी को मिल सकता है। टेक्सटाइल और जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी कहा जा रहा है। चलिए अब अंशुल जी के पास फिर से चलते हैं और उनकी 2 टॉपिक ले लेते हैं। अंशुल जी, आज आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? तो देखिए, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग के बाद वीकनेस दिख रही है, तो एक बार ओपनिंग में एटलीस्ट शॉर्ट साइड जाना चाहेंगे। कमिंस में 7 दिन की रेंज को आउटसाइड बार रिवर्सल के साथ बेरिश कैंडल के साथ क्लोज किया है। और वीकली पे भी एक 68 हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था जिसको फेल किया है। 4100 के ऊपर ब्रेकआउट बना था, उसको फेल किया है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन आ रहा है। तो कमिंस को बेचना चाहिए 3940 की जोन में। 3980 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3890 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक सरकारी कंपनी, वैसे भी प्री बजट रैली बनी नहीं है और प्री बजट रैली के होप्स में बहुत लोग सरकारी कंपनियों में लॉन्ग है, तो वहां भी लिक्विडेशन आते हुए दिख रहा है। फ्राइडे थोड़ा सा एग्रेसिव लिक्विडेशन था हुडको में। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं। 98 डेज का हेड एंड शोल्डर बना था जिसका ब्रेकडाउन आया है 201 रुपए पे। तो फिलहाल 197 198 की जोन में बेचना चाहिए। 200 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 192 रुपीज का टारगेट रहेगा। तो दोनों सेल कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। अगर मार्केट 59,200 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी और निफ्टी करीब 25,460 25,500, तो फिर हम बाई कॉल देना स्टार्ट करेंगे। तो ये हुडको और साथ ही कमिंस दोनों आपकी तरफ से सेल कॉल यहां पर आ रही है। 192 का टारगेट है हुडको के लिए और कमिंस आपको लग रहा है कि यहां पर भी बेच कर जाए 3890 रुपए तक फिसल कर आ सकता है। 3980 का स्टॉप लॉस भी आप यहां पर लगा लीजिएगा। तो 2 बाई साइड की प्रदीप जी की तरफ से और 2 सेल साइड की कॉल आ गई है अंशुल जी की तरफ से। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए स्टॉक सी न्यूज और ब्रोकरेज हाउसेस की पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रीट में। और ब्रेक से पहले हमने नतीजों की चर्चा कर ली है कि कोटक बैंक के नंबर आए, एक्सिस के नंबर आए हैं और इंडसइंड बैंक के नंबर आए हैं, अल्ट्राटेक के भी नतीजे आए हैं। अब इन नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं तृप्ति उपाध्याय। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। पहले आप बताइए कि एक्सिस, अल्ट्राटेक, कोटक, इंडसइंड, इनको लेकर क्या रिपोर्ट्स आई हैं और क्या निकल के आ रहा है उनसे? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है। जैसा कि आपने बोला, सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बर्नस्टीन ने अपनी राय रखी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। लक्ष्य आपको बता दें 1480 रुपये का यहाँ पर इन्होंने दिया है। साथ ही नॉन रिटेल सेगमेंट्स के चलते लोन ग्रोथ और डिपॉजिट्स में जो पकड़ है वो अभी भी यहाँ पर बैंक की मजबूत बनी हुई है। साथ ही यील्ड कंप्रेशन के बावजूद नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की स्थिर है और एसेट क्वालिटी मजबूत है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। FY27 की बात करें तो इन्होंने अर्निंग्स आउटलुक में कोई बड़ा बदलाव यहां पर नहीं किया है। साथ ही इंडसइंड बैंक पर भी बर्नस्टीन ने अपनी राय रखी है, यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। लक्ष्य आपको बताते 1000 रुपए तक का दिया है। बैंक का कमजोर प्रदर्शन यहां पर जारी रहा और अभी तक आगे के लिए भी कोई स्पष्ट सुधार के संकेत यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। लोन ग्रोथ सुस्त है और बैंक की जो बैलेंस शीट है वो भी यहां पर कमजोर नजर आ रही है। साथ ही जो कंपनी के व्हीलर फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस में रिटेल स्ट्रेस यहां पर अभी भी बरकरार है और आगे मैनेजमेंट का नेट NPA 1% तक यहां पर नीचे रखने का लक्ष्य बरकरार इन्होंने रखा है। साथ ही मिड टर्म के लिए पॉजिटिव गाइडेंस के बावजूद एग्जीक्यूशन रिस्क यहां पर बरकरार है और ऊंचा बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने श्रीराम फाइनेंस पर अपनी राय दी है, ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1325 रुपए का दिया है। कम क्रेडिट लागत के कारण मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। साथ ही
नेट इंटरेस्ट इनकम का प्रदर्शन से निम्स को भी यहाँ पर सपोर्ट मिला है। ज़्यादातर सेगमेंट्स में एसेट क्वालिटी के ट्रेंड्स में सुधार होता हुआ नजर आया। मॉर्गन स्टैनली ने गोदरेज कंज्यूमर पर भी अपनी राय दी है। ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य यहाँ पर बता दें 1291 रुपये का दिया है। रेवेन्यू, एबिडा और मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ आगे के लिए 8 से 9% रहने की उम्मीद है। FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ में 6 से 7% के सुधार की उम्मीद जता रहे। साथ ही FY26 में एबिडा मार्जिन गाइडेंस जो है दिया है वो 25 से 26% पर बरकरार रखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 14,100 रुपये का दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही और मार्केट शेयर में बढ़त लगातार जारी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप से इंडस्ट्री डिमांड मोमेंटम बना हुआ है और जनवरी में जो सीमेंट की बोरे की कीमतों में 6 से 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, उसका भी थोड़ा सा असर यहाँ पर देखने को मिला। लास्टली बात कर लेते हैं इंटरग्लोब एविएशन की। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 6,498 रुपये का यहाँ पर दिया है। Q4 के लिए कैपेसिटी गाइडेंस में कटौती की है। साथ ही जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें आगे भी तेजी जारी रहेगी। जी शुक्रिया तृप्ति, ये पूरी रिपोर्ट लेकर आने के लिए। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कह रही है बताने के लिए। चलिए चलते हैं मिताली के पास और उनसे समझ लेते हैं कि स्टॉक से न्यूज़ वाले शेयर्स की आज लिस्ट क्या है। मिताली, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले लेकिन आप ये बताइए कि जो बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं और लॉन्ग वीकेंड भी था, इस दौरान कौन कौन से नतीजे आए हैं और किस तरह के नतीजे रहे हैं, वो पहले बता दीजिए, फिर हम स्टॉक से न्यूज़ की लिस्ट लेंगे आपसे। जी, बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी प्रोमिनेंट नतीजे सामने आए इन 3-4 दिनों में। सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात कर लें तो यहाँ पे मोस्टली इनलाइन ही देखने को मिले नंबर्स जो बाजार एस्टिमेट कर रहा था। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए तो वहाँ पे करीबन 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर दर क्वार्टर, और ईयरली बेसिस पे भी निम्स जो है वहाँ पे थोड़ी गिरावट आती हुई नज़र आई है। अगर हम क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे देखें तो 3.64% का आंकड़ा सामने आया, जो कि पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था। इससे पीपीओपी की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है 5 से 6% का। साथ ही पैट की बात करें तो वहाँ पे 9 से 10% क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन आप सालाना तौर पे देखें तो करीबन 12% की गिरावट वहाँ देखने को मिली है। साथ ही JSW स्टील की बात करें तो उन्होंने भी अपने नंबर्स जारी किए और नंबर्स इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे जो 717 करोड़ का आंकड़ा था पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो बढ़कर अब 2140 करोड़ के आसपास हो गया, यानी बिल्कुल तिगुना होते हुए नजर आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे 11% का उछाल देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो 13.5% की ग्रोथ एबिटा नंबर्स में देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन 13.5% से बढ़कर 14.1% पर नजर आए। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स JSW स्टील के देखने को मिल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अपने नतीजे जारी किए और काफ़ी अच्छे स्तर पर देखने को मिल रहे हैं इनके नतीजे। रेवेन्यू में करीबन 23% का उछाल देखने को मिला है। प्रॉफिट में 27% की ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। एबिटा की बात करें तो वो 35% से बढ़ता हुआ नजर आया और मार्जिन्स में भी 16.3% से बढ़कर 17.9% की बढ़ोतरी हमने यहाँ पे देखी है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी नंबर्स मेजरली इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 5% की ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट बढ़कर 4% से बढ़कर 3446 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। नेट NPA और कासा रेशो में देखें तो वहाँ पे भी इनका इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोविजंस की बात करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर इनके प्रोविजंस में डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो करीबन 2% की बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिली है। गोदरेज कंज्यूमर्स की बात करें तो इन्होंने भी अपने नंबर्स जारी किए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे इनके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 8% की ग्रोथ देखने को मिली है और स्ट्रीट एस्टिमेट से काफ़ी शानदार नतीजे इनके देखने को मिले। पैट में हमें फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिली है। अगर एक्सेप्शनल लॉस को हटा दे तो यहाँ पे पैट काफ़ी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 498 करोड़ से बढ़कर 590 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एबिटा में करीबन 17% की ग्रोथ रजिस्टर करी कंपनी ने और मार्जिन 20.1% से बढ़कर 21.5% पर नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक की बात कर ले लास्टली तो नंबर्स इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा प्रेशर बना हुआ है मार्जिन्स के लिहाज से कंपनी में।
नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे 13% की गिरावट कंपनी ने रजिस्टर करी है। प्रॉफिट की बात करें तो 90.9% की गिरावट यहाँ कंपनी कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 37% की यहाँ पे गिरावट कंपनी ने रजिस्टर करी है। प्रोविजंस की बात करें तो वहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, करीबन 20% की। आप एनपीएस देखिए, एसेट क्वालिटी भी कंपनी की यहाँ पे गिरती भी नजर आ रही है। तो ओवरऑल कंपनी के नतीजे जो है वो स्ट्रीट एस्टिमेट से बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी गिरावट है उसके लिए आगे जाके गाइडेंस भी कोई भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट ने नहीं दिखाई है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा नतीजे इस दौरान आए हैं मार्केट फ्राइडे के बंद होने के बाद से, लेकिन अभी सारे नतीजों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विवेक करवा भी हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। सर, आपके पास आ रहा हूं और इन नतीजों पर आपसे चर्चा भी करनी है, लेकिन उससे पहले मिताली से एक बार समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं जिन पर आज नज़र रखनी चाहिए। मिताली, बताइए। जी, सबसे पहले यूनाइटेड ब्रूरीज की बात करें तो कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उनका कहना है कि वो पूरा बिजनेस टर्न अराउंड करने की बात कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में वो एक कमीशन करने वाले हैं और मैंगलोर प्लांट को बंद करने वाले हैं। और ये पूरा टर्न अराउंड से उनका कहना है कि 3 to 6% उनके रिटर्न ऑन एसेट्स में सेविंग्स के कारण यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एबीबी की बात करें तो इसे रखिएगा अपने रडार पे। कंपनी ने जो इनका रोबोटिक्स वाला बिजनेस है उसकी सेल की मंजूरी यहाँ पे दे दी है और करीबन 1570 करोड़ के आसपास ये सेल होने वाली है। लेकिन ये सेल जो है ये इनकी सब्सिडरी INRBT को ही जाने वाली है और ट्रांजैक्शन जो है 31 मार्च तक कंप्लीट होने की टाइमलाइन कंपनी ने दी है। मैरिको की बात करें तो आज उस पर भी रखिएगा अपना फोकस। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि ये एक्वायर करने वाले हैं 93.27% का स्टेक जी मेस प्राइवेट लिमिटेड का जो ये स्टेक है ये PVR आइनॉक्स से कंपनी एक्वायर करने वाली है और डील का साइज करीबन 227 करोड़ के आसपास रहने वाला है। पाइन लैब्स के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है। बाहर की एक बैंक जो है UAE का वायो बैंक, उन्होंने इनके साथ एक पार्टनरशिप करी है कंपनी के साथ जिसमें मर्चेंट एक्वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए ये डील सामने आई है। किर्लोस्कर निमैटिक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रोविजनली कंपनी को सेलेक्ट किया है 4th राउंड के लिए, जो कि PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स के लिए होने वाला है। हेस्टर बायोसाइंसेस को भी रखिएगा आज अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल चुका है इनएक्टिवेटेड एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाने के लिए, जो कि पोल्ट्री के लिए होती है। पैराडी फोस्फेट्स की बात करें तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर है, इसे रखिएगा आज अपने रडार पर क्योंकि इन्हें एक सीजर मेमो मिला है कस्टम्स डिपार्टमेंट से और जो ये सीजर मेमो है ये करीबन 25,000 मेट्रिक टन्स के लिए है टेक्निकल ग्रेड यूरिया के लिए, जिसकी वैल्यू हम देखें तो करीबन 103.30 करोड़ के आसपास है। जाइडस लाइफ साइंसेस को भी रखिएगा आज रडार पे। कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर है क्योंकि इनका जो US FDA इंस्पेक्शन था वो कब कंप्लीट होने आया है अंकलेश्वर यूनिट 2 प्लांट पे और 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे सामने आई है। उसके साथ साथ कंपनी को एक ऑडिट के लिए भी जनवरी 19 से जनवरी 23 के बीच में एक ऑडिट के लिए भी यहाँ पे कहा गया है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, इनका जो US FDA इंस्पेक्शन था वो बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है, वहाँ पे कोई भी मेजर रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एल्कम ड्रग्स को भी रखिएगा जो अपने रडार पे। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, इन्हें यूरोपियन GMP सर्टिफिकेट मिल चुका है 2 हरिद्वार फैसिलिटीज़ के लिए। लास्टली एक और कंपनी जिसका आज लॉक-इन ख़त्म होने वाला है उसे रखिएगा जो अपने रडार पे, गुजरात किडनी। करीबन 6% का लॉक-इन यहाँ एक्सपायर होने वाला है। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स उनको रखना चाहिए अपने रडार पे। ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया। तो नतीजों की भी लंबी लिस्ट है और खबरों वाले शेयर भी ढेर सारे हैं और समय हमेशा की तरह कम। विवेक जी, गुजारिश है और प्रदीप और अंशुल आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि थोड़े से ना छोटे छोटे आंसर रखेंगे ताकि ज़्यादा स्टॉक्स हम कवर कर सकें। अल्ट्राटेक सीमेंट से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि इसके नंबर आए हैं काफ़ी हेल्दी। रेवेन्यू करीब 23% बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें 27% का उछाल है और मार्जिन भी एक्सपेंड किया उन्होंने लगभग 1.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है, 14,100 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। विवेक जी, क्या राय होगी आपकी अल्ट्राटेक को लेकर? गुड मॉर्निंग अभिषेक, कई दिनों के बाद मिले हैं। देखिए, अल्ट्राटेक जैसे हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, तो सीमेंट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है और जो रिजल्ट्स आए हैं बेसिकली जो वॉल्यूम्स है, प्राइसिंग है, दोनों पे कंपनी का कंट्रोल है। और जैसे आपने कहा कि जो कॉस्ट एफिशिएंसी है
वहां पे भी कंपनी ने कई स्टेप्स लिए और उसके कारण वो भी आपको दिखेगी ट्रैक पे है। तो जो वॉल्यूम्स है ओवरऑल सीमेंट सेल्स का जो रिजल्ट से दिख रहा है, आई थिंक वो भी एक अच्छे ट्रेजेक्टरी पे है। और मुझे लगता है कि अब बजट के लिए 2-3 दिन ही और बचे हैं, तो ऐसे रिजल्ट के बाद अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज वहां से भी आती है तो मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत बहुत बढ़िया होगा। और पर्टिकुलर अल्ट्राटेक, ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक सबसे बड़ा है करके इसको सबसे पहला एडवांटेज मिलेगा। और आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स नीचे जाओ तो वैल्यूएशन वाइज आपको कंपनीज लाइक एसीसी वगैरह भी अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है आगे चल के। यस, रिजल्ट्स देखना होगा उसका भी। लेकिन हाँ, जो अल्ट्राटेक का है वो तो कई और लग रहा है कि FY 28 में भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक और FY 28 तक ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। ठीक है, अल्ट्राटेक को लेकर अच्छा व्यू है विवेक जी की तरफ से। MCX के भी नंबर काफी दमदार आए हैं और प्रॉफिट की बात करें तो डबल से ज्यादा, 160 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़, रेवेन्यू भी डबल से ज्यादा है और मार्जिन भी 64% से बढ़ के 74%, 10% का एक्सपेंशन हेल्दी। MCX हम देख रहे थे कि 2499 तक जाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा नीचे आए हैं, लगभग 200 रुपए नीचे आपको शेयर नजर आएगा। प्रदीप, आज हो सकता है कि नंबर के दम पर चले, राय आपकी? देखिए अभिषेक जी, एक सपोर्ट के आसपास है, ऑलमोस्ट आ गया है 2200 के आसपास। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है टेक्निकल चार्ट में। इनफैक्ट जब ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर से लगातार एक जो वीकली सपोर्ट है उसके ऊपर ही एवरेज मूविंग प्राइस स्टेट कर रहा है। सो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे ये 2200 के नीचे जाएगा। सो बिल्कुल अगर किसी के पास है बने रहिए। और जस्ट शॉर्ट टाइम में एक हेल्दी करेक्शन आया था, प्रॉफिट बुकिंग बस नॉर्मली होता है क्योंकि एक तरफा चल रहा था। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अगेन आपको 2450 एंड 2500 के आसपास टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, MCX को लेकर ये व्यू हो गया। JSW एनर्जी के नंबर बड़े शानदार दिखाई दिए हैं और हम देख रहे हैं कि मार्जिन में इसमें भी करीब करीब 12% के आसपास का एक्सपेंशन है JSW एनर्जी में। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 167 करोड़ रुपए से बढ़कर 420 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो हर पैरामीटर पर काफी दमदार नंबर। शेयर थोड़ा साइडवेज रहा है। अंशुल जी, आज हम एक्शन देखेंगे शेयर में, आपकी राय क्या होगी, क्या टारगेट्स होंगे? एग्जैक्टली अभिषेक जी, मैं यही कहने वाला था। 54 वीक्स हो चुके हैं साइडवेज प्राइस एक्शन में। अपर एंड ऑफ द रेंज 541 के आसपास है, वहां तक इमीडिएटली रिएक्ट कर सकता है, बट रेंज ब्रेकआउट इमीडिएटली आ जाएगा ऐसा नहीं लगता है। तो मिड ऑफ द रेंज खड़ा है, न्यूज पॉजिटिव है, तो अपर एंड ऑफ द रेंज 541 तक आराम से आ सकता है। 541 निकला तो फिर 635 रुपए तक का एक्सपेंशन का टारगेट बनेगा, बट फिलहाल के लिए 541 तक का ही टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक है, 541 तक के टारगेट्स आप लेके JSW एनर्जी में चल सकते हैं। 480 रुपए की क्लोजिंग रही है शुक्रवार की, तो वहां से भी एक हेल्दी अप मूव आपको शेयर में देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन नतीजे ढेर सारे हैं, खबरें बहुत सारी हैं, चर्चा हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप कहीं जाएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं विश्वमोहन और नोएडा स्टूडियो से हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे तीनों मेहमान प्रदीप हल्दर हैं, अंशुल जैन है और साथ ही विवेक करवा भी मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। चलिए एक एक करके उन सारे स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जिनको लेकर लगातार खबरें या नतीजे आए थे वीकेंड के दौरान। एक्सिस और कोटक की बात एक बार कर लेते विवेक जी आपसे। प्रॉफिट एस्टीमेट से बेहतर थे, लोअर प्रोविजंस का भी वहां पे फायदा दिखा और साथ ही एक्सिस पे हमने हालांकि बात की भी थी, लेकिन कोटक इनलाइन नतीजे पेश किए। कोटक में आगे की चाल आपको कैसी दिख रही है? कोटक पे खास करके आप बताइए सर। तो देखिए, एक्सेस या ठीक ठाक है, ये नहीं है कि आप उसको रफा दफा कर दो। और वैल्यूएशन वाइज भी मुझे लगता है कि एक्सेस भी अच्छा खासा लग रहा है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि 2026 में मेरा नंबर 1 पसंदीदा सेक्टर रहेगा बैंकिंग, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड PSU दोनों। अब जहां तक कोटक की बात करते हैं, देखिए बिजनेस इनलाइन और जो कोटक का आज के दिन आपको वैल्यूएशन दिख रहा है, उसका वैल्यूएशन मेनली सम ऑफ द पार्ट्स के कारण आ रहा है। और क्योंकि स्टॉक ना इतना कोई बढ़ा है ना कोई घटा है, और जो जितने भी सब्सिडरीज है वो इन लाइन कोटक की चल रही है। जितने भी बिजनेसेस है कोटक के, आप अगर एक बाय वन देखो तो मुझे लगता है कि
अब बस कोटक को एक ही चाहिए कि इन सब्सिडरीज को लिस्ट करना चालू करे। एज सच अगर नहीं लिस्ट करता है तो भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस है, अच्छा लोन ग्रोथ दिखाया है कोटक ने कंपेयर टू इंडसइंड। तो जो लोन ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है, और जब आपका लोन ग्रोथ स्ट्रांग रहता है तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी आपको कम प्रेशर रहता है। तो ये सब फायदा कोटक बैंक को मिलने वाला है। हाँ, अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी स्टॉक ठीक ठाक ऐसे मार्केट परफॉर्मर रहने वाला है। और अगर जो जो इनके सम ऑफ द पार्ट्स का वैल्यूएशन में देख रहा हूँ, इनको अगर लिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। बस ये तो हम बातें ही कर रहे हैं, कब होगा किसी को नहीं मालूम। ओके, चलिए, तो बैंकिंग स्टॉक्स पर आप काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। एक और नतीजे काफ़ी अच्छे थे, वो थे गोदरेज कंज्यूमर के ईबिटा काफ़ी बेहतर था। 850 करोड़ के आसपास का अनुमान था, उसके मुकाबले 880 करोड़ के ऊपर का ईबिटा दिखा है। गोदरेज कंज्यूमर को लेकर अंशुल जी आपकी राय? सर स्टॉक पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पे 35 हफ्ते का राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। अगर स्टॉक में 1265 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक 1388 रुपए पे, वहां तक की एक रैली प्रोबेबली 4 to 8 वीक्स की डेवलप होगी। बट जब तक 1260 1255 ये लेवल नहीं निकलता है, स्टॉक में कंसोलिडेशन का फेज ज्यादा चलता रहेगा और उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर को लेकर ये व्यू हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील के भी नंबर आए और नंबर में मतलब प्रॉफिट का आंकड़ा तो काफी ज्यादा दिखा, लगभग 200% से भी ज्यादा की बढ़त। अच्छा, इसके पीछे क्या है ना कि वजह है कि 1400 करोड़ रुपए का इनको एक वन टाइम टैक्स गेन आया है, उसके चलते प्रॉफिट आपको दिखेगा करीब 2140 करोड़ रुपए के आसपास का, 717 करोड़ रुपए से बढ़कर। हालांकि रेवेन्यूज में हम देख रहे हैं कि करीब 11% के आसपास का उछाल है और मार्जिन भी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है। विवेक जी, राय आपकी जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एबिडा पर टन है, अब चूंकि स्टील प्राइसेस थोड़ी सी स्लगिश रही हैं, उसके चलते थोड़ा सा उस पर दबाव आया है। क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? देखिए, जो मेटल में आज के दिन चल रहा है अभिषेक, मुझे लगता है कि इसको आप कंटिन्यू होल्ड ही करोगे, क्योंकि अब वन बाय वन हर मेटल में रैली आ रही है और हो सकता है कि स्टील में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिले। और ओवरऑल जो रिजल्ट आया है जेएसडब्ल्यू स्टील का, आई थिंक इसको अगर वन टाइम इनकम को अगर हटा देते हो तो ठीक ठाक रिजल्ट है, मतलब बहुत खराब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, तो वैसे है। तो स्लगिश ग्रोथ आगे चल के भी देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो ओवरऑल सेक्टोरल वैल्यूएशन है उसके आजू बाजू ही चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ना सस्ता है। तो इसके लिए मैं तो ये राय दूंगा कि अभी के लिए मैं वेट करके देखूंगा। इमीडिएटली कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें उसके इन्वेस्ट करने की किसी को भी। और जब स्टील प्राइसेस में थोड़ी वो स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है उसके बाद में, और एक और ये है कि जो ये ट्रेड डील वगैरह हम लोग बात कर रहे हैं कभी हो जाता है तो आपको स्टील में भी रैली देखने को मिलेगी। तो तब तक जस्ट वेट कीजिए। और इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी स्लगिश ही रहने वाला है, तो इमीडिएटली स्टॉक कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाने वाला। ठीक है, ये राय होगी जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर। लेकिन आप ब्रेकिंग न्यूज देखिए अपनी स्क्रीन पर, और एमसीएक्स पर सोना चांदी दोनों ने रिकॉर्ड बना दिया है। अब ये तो होना ही था, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हमने देखे हैं कि धुआंधार तरीके से बढ़े हैं, तो वो कैचअप तो होना ही था डोमेस्टिक मार्केट में भी। और आप एमसीएक्स पर देखिए, चांदी 20,000 रुपए, मुझे लगता है कि सिंगल डे का सबसे बड़ा गेन होगा ये चांदी का। 20,000 रुपए एक दिन में चांदी उछल गई है और 3.5 लाख रुपए किलो चांदी के प्राइजेस हो गए हैं। 6 महीने पहले ये प्राइजेस थे करीब करीब 1 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा के, और 6-7 महीने में ये गेन्स हैं। देखिए 1 लाख से बढ़ के 3.5 लाख रुपए के प्राइजेस हो गए और 6% ऊपर आज चांदी के प्राइसेस हैं। तो आज चांदी की इन कीमतों के चलते निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक में एक गैप अप ओपनिंग होगी। हिंदुस्तान जिंक के चलते आप वेदांता पर भी उसका इंपैक्ट देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में 61% का स्टिक जो है वो वेदांता का है। तो ये दोनों शेयर अपने फोकस में रखिए। और एक और कंपनी हिंदुस्तान कॉपर भी अपने रडार पर आप रख के चलिए, क्योंकि चांदी उनके लिए भी बाई प्रोडक्ट है। तो ये 3 शेयर आज के सत्र में फोकस में रहने वाले हैं। विश्वमोहन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये चांदी में मतलब ये अब तो बड़े एबनॉर्मल से, अभी तो क्या काफी टाइम से हो रहे हैं, बट ये 20-20 हजार रुपए एक सत्र में। अच्छा, मुझे कहना चांदी खरीदनी है, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं आपको, तो मैं वेट कर लूं क्या? क्रैश होंगे प्राइसेस या फिर
और महंगी हो जाएगी चांदी यहां से? देखिए, क्रैश तो होना बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, लेकिन वो क्रैश हो नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता है। और लोगों के अंदर में फोमो इतना ज़्यादा हो गया है कि कैसे भी एंट्री कर ले। कितने लोग ऐसे फ़ोन करते हैं, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स वहाँ पे फ़ोन करते हैं कि खरीद ले, और वो अब मानने को तैयार नहीं है। कल किसी ने खरीद भी लिया कि तमाम उन्हें मना करने के बाद भी, लेकिन रिस्क तो बढ़ गए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रियल डिमांड है वो वहाँ पर कम होती जा रही है। सोलर पैनल्स में भी इस्तेमाल कम होने शुरू हो चुके हैं। दो चीज़ें होती है जब बाजार में आप देखते हैं अभिषेक, तो एक तो आप वैल्यू बाई, आपको वैल्यू क्या इसमें अब नजर आ रहा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, क्या कैश फ्लो किस तरह का होगा, अगर उस तरह के रिटर्न किस तरह के आएंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और अभी एक हाल की रिपोर्ट भी आई थी घरेलू बाजार की, जो ज्वेलरी की डिमांड तो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गई है। गोल्ड ज्वेलरी में तो 70-80% तक की गिरावट दिख रही है। तो ये एक बड़ी चिंता है। लोग इंतजार है कि क्रैश करे, देखिए कब तक आते हैं। और पूरी तरह से स्पेकुलेटिव बाइंग यहाँ पर हो रही है, उस तरह की तेजी है। कब तक ये तेजी चलती है देखना है। और जिस तरह के स्लो डाउन की चिंताएं ग्लोबल मार्केट में दिख रही है, ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ा क्रैश जरूर आएगा। चांदी में इंतजार करना पड़ेगा, और वो जो क्रैश होगा 1980 वाला हो सकता है, यही लोग अब तक यही कह रहे हैं। इसका बता विश्व, लेकिन हम 2 लाख रुपए से ना वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब क्रैश होगा तो अब लें, अब क्रैश होगा तो कुछ बाइंग करें। लेकिन ये 2 लाख से भी बढ़ते बढ़ते सिल्वर हो गई है 3.5 लाख रुपए। कोई अनस्टॉपेबल ये रैली हमने चांदी की देखी है। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कुछ नतीजों के बारे में फिर से जरा बातचीत कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स के नंबर्स बड़े अच्छे आए और हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ है। मार्जिन भी कंपनी ने अपनी एक्सपेंड की है। लास्ट ईयर का हमने देखा कि टॉप परफॉर्मर था फार्मा स्टॉक्स में, और इस साल में हालांकि ऊपरी स्तरों से 8 से 10% के आसपास की गिरावट आ गई है। इसको लेकर प्रदीप जी, आपका व्यू, ग्रेन्यूल्स के चार्ट क्या कह रहे हैं? आज नंबर तो अच्छे आए हैं, शेयर चलना चाहिए। जी अभिषेक जी, बिल्कुल। देखिए, नंबर्स बहुत ही बढ़िया आया है। इनफैक्ट 200 जो डेली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। रिसेंटली नीचे आ रहा था, एंड उसके बाद फिर से जो सपोर्ट लिया एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज प्राइस के आसपास। सो मुझे लगता है कि 564 के आसपास का प्राइस लास्ट क्लोजिंग हुआ था। इमीडिएटली ना आपको 595 600 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट आधा घंटा 1 घंटा भी अगर 600 के ऊपर सस्टेन होता है, देन फिर से आपको 675 700 तक फिर से प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश बाई भी करके जाइए, और स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस ऑफ 535 में मेंटेन कीजिए। ठीक है, 535 पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ग्रेन्यूल्स को लेकर ये व्यू हो गया। ग्रेन्यूल्स के साथ साथ एक और फार्मा कंपनी पर व्यू ले लेते हैं। काफी सॉलिड कंपनी है टोरेंट फार्मा। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले महीने 1.5 महीने से एक रेंज में ही प्राइसेस इसके कंसोलिडेट कर रहे हैं। 3,930 रुपए के आसपास के भाव हैं ग्रेन्यूल्स के। लेकिन खबर यह है कि इनके दहेज प्लांट का यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो एक पॉजिटिव अपडेट है यहां पर। राय आपकी टोरेंट को लेकर, अंशुल जी, क्या करना चाहिए? सर एग्जैक्टली आपने सही कहा। 5 महीने से एक रेंज के अंदर चल रहा था, जहां से ब्रेकआउट लेने के बाद 2 हफ्ते वापस से रेंज में है। तो स्टॉक पॉजिटिव है। जो 5 महीने का ब्रेकआउट है, उसका टारगेट 4,200 करीब रुपए है। और ये 3 हफ्ते की जो टाइटनेस आई है, इससे प्रोबेबली अगर ब्रेकआउट लेता है तो 4,200 2 से 3 हफ्ते में यहाँ से जा सकता है। तो कहीं भी डिप मिलती है इनटू 10 वीक मूविंग एवरेज 3925 3900 जोन में, तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। या पहले 4,024 के ऊपर ब्रेकआउट ले लेता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोनों केस में 4,200 रुपए का बेयर मिनिमम पहला टारगेट रहेगा। तो चलिए टोरेंट फार्मा यहाँ पर रखेंगे नज़र, क्योंकि सिप्ला कहीं ना कहीं आज थोड़ी गिरावट और दिखा सकता है। हमने फ्राइडे को ही देखा था कि नतीजों के बाद एक शार्प रिएक्शन सिप्ला के शेयर में था। देखते हैं आज कोई फॉलो अप गिरावट यहाँ होती है या नहीं। बट जी हाँ, इसके अलावा कई सारे और फार्मा काउंटर्स हैं जिनमें आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है। इसी के साथ साथ एक बार बीपीसीएल पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स में लगभग 5% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है, और साथ ही जीआरएम्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एक बार अंशुल जी, आपका क्विक व्यू बीपीसीएल पे। तो देखिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी तीनों में मैं मल्टीपल ईयर्स के लिए बहुत बुलिश हूँ। ब्याज का पैसा आपका
डिविडेंड में निकल आता है तो कोई आपका ब्याज का भी नुकसान नहीं होता और कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छी मिलती है। 65 वीक्स का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है बीपीसीएल पे, उसी को रीटेस्ट करने नीचे 350 340 की जोन में आया है। तो जैसे ही यहाँ पे बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट हो, बाई करके चलना चाहिए। 340 360 जोन अच्छी जोन है जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऊपर में 450 455 इमीडिएट अगले 3 से 4 महीने में आपको टारगेट मिल सकता है। बाकी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसको लेके 3 4 5 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। रोज रोज ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए लॉन्ग टर्म नज़रिया जो है यहाँ पर जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहाँ पर अंशुल जी ने दिया कि कई साल के लिए आप इनमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन लग रहे हैं उनको फ़िलहाल तमाम ओएमसी कंपनीज पर। चलिए, हम 9 बज चुके हैं और वक्त तो चला है जानने का आज के नवरत्न काउंटर। सीधे चलेंगे रविंदर के पास जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और रविंदर, कौन से हैं आज के आपके नवरत्न काउंटर्स? जी बिल्कुल, आज के नवरत्नों में काफ़ी सारे स्टॉक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत अर्निंग्स वाले कंपनी से ही करते हैं। यहाँ पर एक्सिस बैंक ने ड्यूरिंग द वीकेंड अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओवरऑल जो नंबर है वो इनलाइन आए विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर जो NII है उसमें करीब 3.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी जो यहाँ पे 4% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक भी फोकस में रह सकता है यहाँ पर इनलाइन सेट ऑफ नंबर के चलते। यहाँ पर जो NII है उसमें 5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7,565 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी जो अच्छा खासा 4% का यहाँ पे अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के जो नंबर आए Q3 के वो काफ़ी अच्छा है इस क्वार्टर में। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें करीब 23% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21,830 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा यहाँ पे 27% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी का जो प्रॉफिट है 1363 करोड़ से बढ़कर जो है 1729 करोड़ पर देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक भी की बात करें तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर जो NII है उसमें 12.5% की यहाँ पे डाउनटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी जो है 90% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि अगर इसको सीक्वेंशियल बेसिस पर कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपनी ने Q2 में लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन Q3 में यहाँ पर कंपनी बैंक ने जो यहाँ पर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो ओवरऑल जो नंबर आए इंडसइंड बैंक की वो इनलाइन आए विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर ABB इंडिया भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर बोर्ड ने रोबोटिक बिजनेस को 1568 करोड़ में सेल करने के लिए अप्रूव किया और रोबोटिक बिजनेस को सब्सिडियरी INRBT को ट्रांसफर किया जाएगा। सो जिसके चलते ABB इंडिया भी आज फोकस में रह सकता है। एक्सिस गेट टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने जो है पोर्चुगल की OGMA के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया जिसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस MRO ऑपरेशन को स्केल अप करना। आज ऑटो एंसिलरी और टेक्सटाइल जो सेक्टर है काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल स्टॉक जैसे कि KPR मिल, वेल्सपन कॉर्प, गोकुलदास एक्सपोर्ट और ऑटो एंसिलरी स्टॉक जैसे कि भारत फोर्ज ये काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर आज इंडिया और EU की जो है ट्रेड डील फाइनलाइज हो सकती है जिसके चलते ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। मैरिको और PVR आइनॉक्स भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर मैरिको जो है PVR आइनॉक्स से जिया मेज प्राइवेट लिमिटेड को का 93.27% स्टेक एक्वायर करेगा और इस ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो 226 करोड़ का होगा। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर आज ब्रोकरेज के दम पर जो स्टॉक फोकस में रह सकता है तो ICICI प्रो AMC जहाँ पर UBS ने स्टॉक को इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो 3320 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि अल्टरनेटिव बिजनेस से FY28 तक टोटल रेवेन्यू का लगभग 18% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सपेक्टेड है। सो जिसके चलते ICICI प्रो AMC भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र और ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर ICICI प्रूडेंशियल AMC यहां पर भी ध्यान रखेंगे। UBS की बहुत बेहतरीन रिपोर्ट आई है, देखते हैं किस तरीके का एक्शन यहां पर रहता है। बट अब कुछ ही मिनट रह गए हैं आज मार्केट के ओपन में और आज देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि देखिए आज जो है वो मंथली एक्सपायरी भी है नंबर 1। दूसरा जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया और EU की ट्रेड डील वो होती हुई नजर आएगी। रुपए में किस तरीके की रिकवरी आती है या नहीं ये देखना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा ट्रिगर्स के दम पर। और साथ ही
अर्निंग्स का रिएक्शन भी हमें भरपूर देखने को मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग अर्निंग्स हो, कुछ ऑटो कंपनीज, या फिर आप देख सकते हैं कई सारे और भी न्यूज़ फ्लो हैं जिसमें कुछ अल्कोहल बेवरेज कंपनीज, ओएमसीज, ये सब कुछ शामिल हैं। तो आज का दिन बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है और जो पूरी टसल चल रही है कि 25,000 को हम तोड़ते हैं या नहीं, वो भी जो है हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से उसको सस्टेन करते हैं। आज गिफ्ट निफ्टी कुछ ऐसे इंडिकेशन ज़रूर दे रहा है कि जी हाँ, शायद हम 25,000 के ऊपर आज टिकने में कायम रह जाएं, बट इसके लिए आपको बैंकिंग अर्निंग से, रिलायंस से और साथ ही अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर से सपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद होगा फ्राइडे को किस तरीके से अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स की पिटाई हुई थी। उनके क्लैरिफिकेशन के बाद आज रिकवरी आती है या नहीं, ये देखेगा मार्केट, और देखते हैं किस तरीके से आज का ट्रेडिंग एक्शन पैन आउट होता है। फिलहाल तो अच्छे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने 2 बार जो है 25,000 के लेवल को तोड़ा था, अब अच्छा तो नहीं है वो, बट जी हाँ, 25,000 के ऊपर की शुरुआत के लिए तैयार होते हुए बाजार, और साथ ही बजट के दिन भी अब जल्दी आ रहे हैं, उसके लिए भी ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्साइटमेंट दिख सकता है। तो हो जाइए तैयार, आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिख सकता है ढेर सारा एक्शन, और साथ ही कई सारे अर्निंग्स कैंडिडेट्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर हम एक एक करके लगातार लेकर जरूर आएंगे। तो चलिए, फर्स्ट बेल आपकी स्क्रीन पे और एक हरे निशान में ही शुरुआत होती हुई नजर आई है निफ्टी 50 की। 25,060 के पास फिलहाल निफ्टी 50 आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर जो है निफ्टी बैंक में भी आज ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, पर एक्सिस बैंक बन चुका है आज निफ्टी का टॉप गेनर। 2.5% की तेजी फिलहाल एक्सिस बैंक में आप देखेंगे। अर्निंग्स का रिएक्शन काफी शानदार हमने आते हुए देखा है। साथ ही साथ आप देखिए मेटल काउंटर्स में हिंडाल्को की चमक बढ़ती हुई दिख रही है, 0.4% की यहाँ पर तेजी। एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइज, जो हम बोल रहे थे कि कुछ रिकवरी आनी चाहिए अदानी के काउंटर्स में, वहाँ पर हम ज़रूर देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, ये फिलहाल कुछ काउंटर्स हैं जो कि थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर दिखा रहे हैं। आज ऑटो काउंटर्स में से M&M की पिटाई जो है वो हम ज़रूर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवर द वीकेंड कुछ न्यूज़ फ्लो ज़रूर आ रही है कि इंडिया EU की डील हो सकती है। टैरिफ 110% से कट के 40% पर आ सकते हैं। इससे डोमेस्टिक कंपनीज को खतरा हो सकता है, और साथ ही कई बड़े लॉन्चेस भी हुए हैं ओवर द वीकेंड। रेनॉ की डस्टर भी लॉन्च हुई है। इससे भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन SUV प्लेयर्स हैं शायद उन पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आए। तो एक डबल इम्पैक्ट फिलहाल शायद हम M&M पे देख रहे हैं। 3% की यहाँ पर गिरावट। मारुति सुजुकी 1% की कमजोरी दिखा रहा है, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन भी लगभग 1% कमजोर है। इसके अलावा देखते हैं अर्निंग्स के रिएक्शन में वोल्टास 2%, वोल्टास 1.5% की यहाँ पर तेजी। लॉरस लैब 2% की तेजी दिखा रहा है। और एक बार करूर वैसे बैंक को भी देखते हैं, क्योंकि नंबर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आए थे। देखते हैं किस तरीके का अर्निंग रिएक्शन वहां पर हम देख रहे हैं। और जी हाँ, 2.5% की तेजी आप करूर वैश्य बैंक में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मेटल काउंटर से आप अपनी नजर नहीं हटा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक 5% की तेजी के साथ 730 के भी ऊपर जाता हुआ। MCX दमदार नंबर्स और 4.5% की तेजी यहाँ पे। साथ ही साथ हिंडाल्को 0.4% की तेजी, हिंदुस्तान कॉपर 0.3% की तेजी, और ये तमाम मेटल पैक चमकते हुए। साथ ही JSW स्टील अर्निंग्स का रिएक्शन और 1% से ज्यादा की तेजी फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। क्या नहीं फिलहाल परफॉर्म कर रहा है वो है GCPL, 0.7% का कट GCPL में। आप देखिए तमाम ब्रोकरेजेस जो है इसको अच्छा ही मान रहे थे। 0.7% का कट GCPL के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, नंबर्स जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक आए थे, पर कुछ एक ब्रोकरेजेस ने रेटिंग अपग्रेड भी की थी, टारगेट प्राइस भी बढ़ाए थे, पर 5% की गिरावट आप कोटक महिंद्रा बैंक में देखेंगे। M&M 4% फिलहाल कमजोर होता हुआ, और साथ ही इंडसइंड बैंक में भी एक अर्निंग्स का रिएक्शन, 4% की कमजोरी आप यहाँ पे देखेंगे। सिंजीन ने अपनी गाइडेंस कट की थी, और एक फॉलोअप सेलिंग सिंजीन में हम आते हुए देख रहे हैं। 0.3% का कट जो है आप यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ विप्रो, बजाज कंज्यूमर्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जो कि थोड़ी बहुत गिरावट का शिकार हो रहे हैं। पर इस बीच मार्केट्स लाल निशान में फिसलते हुए
35 अंकों की कमजोरी फिलहाल आपको निफ्टी 50 दिखा रहा है। 25,000 थोड़ा सा खतरे में तो जरूर आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी बैंक में लगभग 100 अंकों की गिरावट है। पर इंडिया विक्स पर भी आप नजर डालिए, क्योंकि 10% का उछाल आपको फिलहाल इंडिया विक्स दिखा रहा है। हम एक बड़े इवेंट की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके पहले मार्केट्स भी कमजोर हो रहे हैं और वॉलेटिलिटी इंडेक्स स्पाइक अप होता हुआ 10% की तेजी, इंडिया विक्स 15 के लेवल्स के पार फिलहाल जाता हुआ। तो चलिए, मार्केट्स की तो हो गई है शुरुआत, थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बाजार, बट इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, आइए वो समझना शुरू करते हैं और उनसे लेंगे उनके फर्स्ट ट्रेड्स। चलिए, बाजार की तो धीमी शुरुआत हुई है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। ऐसे में आप इंडेक्स की बजाय आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक क्या मौके हैं, और शुरुआत कर लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स की। और ओपनिंग ट्रेड्स में सबसे पहले प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी बताइए, ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या हैं आज? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा हैवी हो रहा है, तो लोधा डेवलपर्स लिमिटेड करंट जोन से सेल करने का सलाह रहेगा। शॉर्ट करके जाइए, 884 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट ऑलमोस्ट इसमें 860 होना चाहिए एंड सेकंड टारगेट आपको 550 555 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे ऑलमोस्ट। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 905 में मेंटेन कीजिए एंड शॉर्ट करके जाइए। करना है 884 का भाव है, यहीं पे सेल कर दे। 860 फिर 855 तक भी जाने की आशंका इनको दिख रही है। लोढ़ा और 905 का इस शॉर्ट्स की पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अंशुल जी, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? देखिए, मार्केट में वीकनेस ही दिख रही है तो शॉर्ट के साथ ही रहेंगे। सुबह हुडको दिया था, वो भी 2-3 रुपए नीचे है और कमिंस भी लगभग 15 रुपए नीचे है, तो उसे सेलिंग साइड में रहेंगे। इंडिगो में शॉर्ट करना चाहिए, 4,670 के आसपास इंडिगो को शॉर्ट करना चाहिए। 4,720 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4,600 रुपए तक का टारगेट रहेगा। इस स्टॉक में एक्सट्रीम वीकनेस दिख रही है। फ्राइडे भी बड़े वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आया था। तो आपको लग रहा है इंटरग्लोब एविएशन को सेल करके जाए, यहां पर वीकनेस जारी रह सकती है, गिरावट और भी एक्सटेंड हो सकती है। अंशुल जी की राय बेचने की यहां पर है, और सुबह में जो इन्होंने सेल कॉल दी थी वहां पर भी गिरावट दिख रही है। इस बीच रचित खंडेलवाल हैं BNK कैपिटल से। रचित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी तरफ से आज क्या ट्रेड्स हैं सर? सभी फेलो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या गुड मॉर्निंग सर। सर कैन आई लाइक या सर, बाजार में आज आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, आपकी तरफ से क्या टॉप ट्रेड्स हैं सर आज? देखिए सर, मैं 10 सेकेंड और ले लेता हूँ आपसे। फ्राइडे वी ज्वाइंड, थर्सडे वी ज्वाइंड, वी वर कंटिन्यूसली शॉर्ट ऑन द मार्केट्स। आज थोड़ा सा एक ओपिनियन डिफर कर रहा है यहाँ पे। हो सकता है क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, वी माइट सी सम रिस्पाइट कमिंग इन, बट वो रिस्पाइट आपको सेल ऑफ में ही कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक प्रोबेबिलिटी है 25,150 तक हम मूव करें और उसके बाद हम कूल ऑफ करके लोअर लेवल्स पे ही क्लोज करेंगे। वॉलेटाइल सेशन रहने वाला है। मैं बहुत ज्यादा इतने टूटे हुए मार्केट में सेल साइड नहीं बैठ पा रहा हूं, इसलिए सबसे पहले हमारी ट्रेडिंग कॉल होगी HDFC बैंक। अब हम प्राइमरीली सारे जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स के थ्रू हो चुके हैं और HDFC बैंक इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 886 और टारगेट्स की बात करें 924 और 940। मार्केट में जैसे ही रिस्पाइट आएगा, HDFC अब जितना ओवरसोल्ड हो चुका है एक कंफर्टेबल जोन पे लग रहा है। उसके साथ साथ आप देखें कि सीमेंट स्पेस में अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं बहुत इनलाइन, कुछ कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। ग्रासिम भी मैं समझ रहा हूं अच्छा लग रहा है और ग्रासिम आप देखें 2790 लेवल्स के आसपास आपको खरीद सकते हैं इसको। स्टॉप लॉस होगा 2740 का और टारगेट पहला होगा 2860 और उसके बाद 2950। इन दो टारगेट्स के लिए अराउंड एक हफ्ते से एक फोर्टनाइट के लिए आप ये दोनों पोजीशंस लेके जा सकते हैं। तो ग्रासिम आपको 2860, 2950 दो टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह, और HDFC बैंक आपकी तरफ से बाई कॉल आ रही है। इस बाजार में आपकी तरफ से 2 बाई कॉल है आज। हमारे साथ तेजस साहब ही हैं। तेजस जी, गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपकी तरफ से टॉप ट्रेड्स क्या हैं आज? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक क्रूशल सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 24,900 से लेके 25 के करीबन एक माइनर सपोर्ट जोन है
लास्ट वीक में हमने फ्राइडे को 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बंद देते हुए देखा है निफ्टी में, बट क्योंकि 24,900 एक क्रूशल सपोर्ट है, लास्ट वीक का लो है, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक माइनर पुलबैक रैली आ सकती है। तो मैं थोड़ा बाई साइड के ट्रेड्स में जाना चाहूंगा। सो मेरा पहला जो ट्रेड है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियरली ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रिसेंट टाइम, और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। पिछले वीक स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया था। फ्राइडे और आज के सत्र में हल्की सी हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी रॉक सॉलिड है। तो एक गिरावट में बाई करने की सलाह है। 1020 और 1025 के बीच में अगर एसबीआई मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 994। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1066 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1095 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो है सजिलिटी इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रिसेंट टाइम, और रिसेंटली ये स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक स्ट्रेंथ दिखाई थी। लास्ट वीक एक ब्रेकआउट भी आया था लास्ट टू लास्ट वीक, और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है स्टॉक में। बट क्योंकि स्टॉक एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, मेरी राय रहेगी करंट भाव पे खरीदारी करने की। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है बिलो 49। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 54 हाफ का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 57 का। ठीक है, सेजिलिटी इंडिया को लेकर और एसबीआई को लेकर बुलिश हैं तेजस जी, और दोनों के दोनों शेयरों में आपके लिए बाई कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाजार में हम देखने की गिरावट बढ़ गई है, और अगर आप दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो निफ्टी करीब करीब 150 अंक नीचे है। फिलहाल 100 अंकों की गिरावट है। 24,950 के आसपास के स्तर आप देखेंगे। एक सपोर्ट भी है 24,930 के आसपास। देखते हैं कि बाजार उसको डिफेंड करता नहीं करता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब करीब 250 अंकों के आसपास की हो गई है। और आज जो निफ्टी का जो टॉप लूजर है वो है एमएनएम का शेयर। करीब करीब 4-4.5% के आसपास की भारी गिरावट। और आप सिर्फ एमएनएम नहीं, सभी के सभी ऑटो कंपनीज में आप गिरावट देखेंगे। और उसकी बड़ी वजह यह है कि यू के साथ ट्रेड डील हो गई है, मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है इसको। और उसके बाद जो यूरोपीय कंट्रीज से जो कारें आती हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएगी, और इसके चलते हम देखने की थोड़ी सी निराशा आपको भारतीय कंपनियों के शेयरों में देखने को मिलेगी। एमएनएम लगभग 6 महीने के निचले स्तर पर है ये। प्रदीप जी, राय आपकी एमएनएम को लेकर, क्या और गिरेगा या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी कार्स हम देखते हैं कि BMW, मर्सिडीज बेंज, वहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी वो रिमूव हो रहा है तो 40% के आसपास आ रहा है, जहाँ पे 110% के आसपास था। तो ऑब्वियसली ये तो डोमेस्टिक जितने भी हमारे कंपनीज हैं इनके ऊपर एक प्रेशर है। आज थोड़ा सेंटिमेंटल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ओवर द टाइम हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 क्वार्टर में इसका रिजल्ट में भी इफेक्ट आ जाए। और जिस तरीके से आप ट्रेंड में था, मुझे लग रहा है कि बिफोर द बजट एक बार वॉलेटिलिटी रहेगा। सो अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे थे, बिल्कुल आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा। 3,315, 3,330 अगर आता है देन यू शुड बाय। आपको बाइंग स्टार्ट करना चाहिए तभी, लेकिन अभी थोड़ा वेट करके जाइए। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू वेट करने की सलाह है आपके लिए। रचित जी, रिलायंस पर आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बड़े शेयरों की बात करें तो सबसे बड़ा ये लैगार्ड रहा है रिलायंस। और मार्केट कैप इरोजन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन 1610 रुपए के भाव थे और वहां से शेयर गिरते गिरते 1370 रुपए पर आ गया है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी कि अच्छा ठीक है, अब नीचे आ गया है 1500 रुपए के नीचे, अब क्या ही गिरेगा शेयर ये। और अब अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। राय आपके रिलायंस को लेकर, क्या रिलायंस यहां से और वीक होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अभिषेक सर, पहले आपको गुड मॉर्निंग। और उसके साथ साथ देखिए, रिलायंस में सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, बहुत लोग और भी ट्रेडिंग बेट के तौर पे भी फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आप देखें जिस तरीके से रिजल्ट्स में आपको देखने को मिला, और स्पेसिफिकली रिटेल स्पेस, और उसके बाद जो हमने एक न्यूज देखी थी जहां से ट्रिगर हुआ था कि रशियन ऑयल बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम जीआरएम से भी बहुत प्रेशर देखते हुए बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। बट जिस तरीके से ये पोजीशनड है, जितना ये करेक्ट कर गया है, एक कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन ही फील हो रहा है। जिनके पास है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है, मैं समझता हूं इन लेवल्स पे आप जरूर एक बार अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट क्योंकि सब मार्केट वॉलेटाइल हैं और अभी हम देख रहे हैं बिफोर द बजट हो सकता है एक बार आपको और फर्दर डाउनसाइड मार्केट में देखने को मिल जाए, ड्रिवन बाय रिलायंस या फॉलोड बाय रिलायंस। तो एक बार आपको 1324 लेवल्स तक भी ये मूव करता हुआ दिखे तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है।
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है, इसीलिए स्टैगर्ड मैनर में यहाँ बाइंग बोलेंगे। 1324 तक आप कंटिन्यू रखें, बट ये सिर्फ आप तभी करें जब 2 से 3 क्वार्टर का आप पोजीशन लेके जा सकें। जैसे ही मार्केट में, इकोनॉमी में आपको रिस्पाइट आता हुआ दिखेगा, एक बाउंस बैक जरूर इसमें आएगा। 1461 और 1461 के बाद 1550 तक के लेवल्स आपको आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, शेयर की क्वालिटी को लेकर कोई संदेह नहीं है। अब आपको होगा करना क्या होगा कि आपको नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का रखना पड़ेगा रिलायंस के शेयर में, तभी आपके प्राइसेस भी आएंगे और फिर आप प्रॉफिट वाले टेरिटरी में जा पाएंगे। लेकिन आज के स्क्रीन देखिए निराशा ये हो रही है ना कि कुछ कुछ नतीजे अच्छे आए थे या फिर अनुमान के मुताबिक आए थे, लेकिन शेयरों की हो रही है पिटाई। आप कोटक बैंक को देखिए, करीब 4% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर तो प्राइमा फेसी अच्छे दिखाई दे रहे थे। एक बार हम एसेस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शेयर ये लगभग 6% टूट गया। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गिरावट सिंजीन में काफ़ी सीवियर है, करीब करीब 6% के आसपास की नरमी सिंजीन के शेयर में हो रही है। बाकी तो अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे ऑटो शेयर हम देख रहे हैं कि आज पिटाई के शिकार हो रहे हैं। इटर्नल में लोअर लेवल से थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रहा है और ये शेयर आज गिरा 250 तक, 250 से गिर के अब ये 256 रुपए पर आपको दिखाई देगा। इटर्नल ने भी काफी नुकसान करवाया है। राय आपसे लेना चाहेंगे इस पर अंशुल जी, क्या व्यू है आपका इटर्नल को लेकर? तो इटर्नल लास्ट वीक भी हमने बात की थी, 256 मेजर सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है। 2 दिन बढ़िया सेल ऑफ रहा, 390% वॉल्यूम राइज रहा, 155 मिलियन वॉल्यूम। 2 दिन में काफी अच्छी गिरावट और मेजर सपोर्ट टेस्ट हुआ है, तो एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी रहेगी 268 269 की जोन तक। बट ओवरऑल अभी भी वीकनेस है। नेक्स्ट लेग में जब भी 256 तोड़ेगा, एक डाउनसाइड 221 तक बनेगा, तो एक टारगेट अचीव हुआ है, बाउंस बैक मिल सकता है। बाउंस बैक के बाद वापस 221 के टारगेट खुलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इटर्नल यहाँ पर रखते हैं नज़र, क्योंकि अब देखिए 255 के भी लेवल्स आ चुके हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो हमने 400 तक के भी लेवल्स जो है वो इटर्नल में देखे थे, तो वहाँ से एक भारी करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब इसके पीछे जो पूरी स्टोरी आ रही है वो कंपटीशन में बढ़त की ही आ रही है। इसके अलावा हमने GCPL की बात की थी, शुरुआती सत्र में 6% की गिरावट थी और अब रिकवरी हम इसमें देख रहे हैं। GCPL में लगभग अब 3% की ही गिरावट रह गई है। एक बार आपसे समझना चाहेंगे प्रदीप, GCPL खास तौर से आप कैसे देख रहे हैं? और इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि नतीजे जो है वो यहाँ पर अच्छे ही आते हुए दिखे थे। जी देखिए, शॉर्ट टर्म एक करेक्शंस था और मार्केट का सेंटीमेंट भी उतना बढ़िया है नहीं, और जिस तरीके से रिकवरी हो रहा है मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली सपोर्ट आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 1117। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऑलमोस्ट 1115 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और करेंट जोन से स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा फॉर अगर किसी का व्यू है मिनिमम 1 से 2 क्वार्टर। और मैंने सुबह कॉल दिया था हिंदुस्तान जिंक, इसमें टारगेट आया, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और मैंने अभी कॉल दिया था लोधा डेवलपर शॉर्ट कॉल, तो इसमें 860 का टारगेट था, 864 का डे लो पे है, ऑलमोस्ट 883 के आसपास हमने दिया था, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर टारगेट हिट होता हुआ दिखा है हिंदुस्तान जिंक में, तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए। और साथ ही लोधा डेवलपर्स यहाँ पर जो है सेल कॉल इनिशिएट किया था और उसके बाद यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं कि गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। इसी के साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसका अगर हम चार्ट पुल अप कर पाएँ तो, क्योंकि आज मॉर्गन स्टैनली का नोट आया है, उन्होंने अपनी जो रेटिंग है अंडरवेट पर बरकरार रखी है, बट अब लक्ष्य देखिए किस तरीके से घटाए हैं। 11,563 से अब लक्ष्य घटाकर 8,724 कर दिए हैं। तो अब देखिए मौजूदा स्तरों से भी 10-15% का करेक्शन जो है वो मॉर्गन स्टैनली देख रहे हैं और लगातार इस काउंटर में भी जो है हमने गिरावट ही देखी है। 16,000 के लेवल्स भी देखे थे और वहाँ से किस तरीके से इसकी पिटाई हुई है। उनका मानना यही है कि जो मोबाइल की वॉल्यूम्स जिस तरीके से उन्होंने फोरकास्ट की थी उस तरीके से शायद इंडस्ट्री और डिक्सन टेक ग्रोथ ना दिखा पाए, उसको उन्होंने जो है 15% कट किया है। और साथ ही जो तमाम इनके बिजनेस सेगमेंट्स है वहाँ पर भी ये कुछ चैलेंजेस बता रहे हैं। PLI की एक्सपायरी भी हो जाएगी, तो जो बेनिफिट्स मिलते थे अब वो भी ना मिले डिक्सन टेक को, और 6 महीने में लगभग हमने 40% का करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। तेजस, क्या राय रखते हैं डिक्सन टेक में, और कितना कमज़ोर होगा इन लेवल से टेक्निकली?
देखिए ये स्टॉक एक तकनीकी रूप से देखेंगे तो एक वीक स्ट्रक्चर है स्टॉक का, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 10,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 5 से 10% की और गिरावट आ सकती है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए स्टॉक में। 10,000 के नीचे सेलिंग मोमेंटम एक्सेलरेट होगा और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 9,000 ऑल्सो। ऑल राइट, तो 10,000 के नीचे जो है वो और सेलिंग प्रेशर जो है वो इंटेंसिफाई हो सकता है और 9,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है डिक्सन टेक। तो सेल ऑन राइज की रणनीति ही आप अपनाइए और अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो अगर ठीक मार्केट में स्टॉक थोड़ा ऊपर जाए तो आप निकलने की इसमें कोशिश करिए। ये फिलहाल राय आती हुई, बट इस बीच प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पे चर्चा भी की और साथ ही बेहतरीन कॉल्स लेकर आए। हमारे दर्शकों को उसका फ़ायदा हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। बट मार्केट्स पे एक बार नज़र डाल लें, थोड़ी सी जो सेलिंग प्रेशर है वो अरेस्ट होता हुआ दिख रहा है, चाहे निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। बट इस बीच जो छोटे बैंक्स थे उनके किस तरीके से तगड़े नंबर्स आए थे उनका रिएक्शन आप देख सकते हैं। खासतौर से करूर वैश्य बैंक हमने हाईलाइट किया था, 2.5% की तेज़ी पर जो है ये स्टॉक जो है इसने ओपनिंग करी और आप देखिए अब 6% का उछाल और डे हाई पे फिलहाल करूर वैश्य का काउंटर आपको जाता हुआ दिखेगा। रचित, यहाँ पर कोई व्यू, जिस तरीके से ऐसे बाजार में भी ये काउंटर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, क्या राय रखते हैं आप करूर वैश्य बैंक पे? देखिए, एक रिजल्ट रिएक्शन क्लियर केस हमको देखने को मिल रहा है और ये अपवर्ड जर्नी अभी आपको थोड़ी सी कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। दो वैल्यूएशन टर्म्स में हम देखें तो एक हल्का सा सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट लग रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू जिस तरीके से स्ट्रेच हुई है, बट पी मल्टीपल कंफर्टेबल है। मैं समझता हूं अभी आपको 296 तक की ये जर्नी होती हुई दिख सकती है। अगर आपके पास पोजीशन है तो कंफर्टेबली स्टिक अराउंड करें। इस अपमूव के बाद एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि मार्केट के करेक्शन ट्रैप में अगर ये भी आता है तो आपको फिर लोअर लेवल्स दिखा सकता है। 264 के स्टॉप लॉस और एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए ही मैं आपको ये बोलूंगा 264 का स्टॉप लॉस और 296 एंड देन 308 के टारगेट्स। फ्रेश पोजीशन इन लेवल्स पे अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो नई पोजीशन ना बनाए, इंतजार करें डिप का, उसके बाद ही नई पोजीशन के बारे में सोचे। करूर वैश्य बैंक को लेकर ये राय है, लेकिन टारगेट आपको रचित जी ने दे दिए हैं। चलिए चलते हैं अब अपने अगले मेहमान अमोल आठवले के पास, कोटक सिक्योरिटीज से हैं और साथ ही हमारे इन हाउस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, कुणाल बोथरा। आप दोनों मेहमानों को गुड मॉर्निंग। अमोल जी, आपकी आज शुरुआती ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या हैं? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। बाजार ने आई थिंक उसी मोमेंटम को कैरी किया है जहां पे हमने फ्राइडे को देखा था, बट मुझे लगता है समहाउ सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग रहेगा। थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। स्टॉक पिकिंग में अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसे लेवल्स देख रहा हूँ जहां पे काफी प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन पे है या ओवरसोल्ड है। तो उसमें से पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है 6730 के आसपास से। अगर यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक ट्रिगर होता है तो मुझे लगता है 7050 तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6600 का। और दूसरा एबीबी के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 4685 के आसपास है। इसमें भी अगर रिवर्सल फॉर्मेशन अगर ट्रिगर होता है, लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो 4900 तक के लेवल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4600। बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर थोड़ा वोलेटाइल है, दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस लेवल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये सलाह भी आपको हमारे एक्सपर्ट्स लगातार दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल और एबीबी, ये दो टॉपिक आ गई है, लेवल्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कुणाल जी, आप बताइए, आपको बाजार अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है और आपने क्या आइडेंटिफाई किया है इस शुरुआती बाजार में? धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड है मार्केट्स में, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि शायद आज का दिन एक बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है इंडेक्स पे। मेरा मानना 25,000 के आसपास हम शायद क्लोज कर जाए। एक फ्लैटिश क्लोज मैं एक्सपेक्ट करूंगा निफ्टी के लिए। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि आज की जो फर्स्ट 15 मिनट्स हाफ एन आवर में जो सेलिंग आई थी मार्केट्स में, वो मेरे हिसाब से मेजरली बिकॉज इंडिया विक्स 15.5 के आसपास जंप कर चुका है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक उस लिहाज से मार्केट्स थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है, तो वो एक मेजर फैक्टर रहेगा। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स अभी भी आउट परफॉर्मिंग जोन पे है। मेटल्स जैसे कि एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्प्री पर है। काफ़ी सारे इंडिविजुअल लार्ज कैप स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि रिवाइवल वापस आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में, एक्सिस
बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये एक कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हो सकते हैं जो शायद थोड़ा सा मार्केट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ मैं कुछ बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला बाय कॉल रहेगा ओरेकल फाइनेंस पे, OFSS, जो स्टॉक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक स्विंग ब्रेकआउट सजेस्ट कर रहा है। 8000 के लेवल्स को क्रॉस करने की कगार पे है स्टॉक। स्विंग ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लास्ट 1 वीक 10 डेज से, और एक डिसेंट करेक्शन फेज से उभर के स्टॉक आ रहा है। तो 8200 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, 7830 का स्टॉप लॉस। सेकंड जो बाय कॉल मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा वो रहेगा बाय कॉल हिंदुस्तान लीवर पे, बिकॉज मेरा मानना है कि FMCG भी एक ऐसा सेक्टर है जो ब्रॉडली काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे 2500 का टारगेट रखूँगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, और स्टॉप लॉस 2350 का। ओके, तो आपकी तरफ से ये 2 टॉप कॉल्स आ गई हैं। लेकिन आज एक और स्टॉक है जहां पर हालांकि नतीजे अच्छे आए हुए थे गोदरेज कंज्यूमर के, लेकिन आज यहां पे शॉर्ट्स पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बनते दिख रहे हैं। कुणाल जी, GCPL कैसा दिख रहा है आपको? तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये रिजल्ट्स बेस्ड रिएक्शन है GCPL में। स्टॉक आई थिंक 3 या 4% डाउन ओपन हुआ था, बट काफ़ी सारे FMCG स्टॉक्स मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छे बाउंस बैक मोड पे है। तो उस लिहाज से गोदरेज कंज्यूमर्स में भी अच्छा रिकवरी आ सकता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक वापस से 1200-1250 के रेंज में हायर साइड पे आ सकता है। तो यहाँ पे करंट रिस्क रिवॉर्ड गोदरेज कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग की सलाह दूंगा। ओके, कॉन्ट्रा बाई की सलाह आपकी तरफ से आ गई है। आज ऑटो स्टॉक्स काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। M&M देखिए 3.5% नीचे है, और शॉर्ट्स भी काफ़ी बनते दिख रहे हैं यहाँ पे। अमोल जी, आप बताइए M&M को लेकर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, पहले भी थोड़ा सा डेली फॉर्मेशन वीक था, उसी का एक्सटेंशन आज हमने देखा है। 3.52% के आसपास डाउन है, बट समहाउ मुझे लगता है एक दिन का वेट एंड वॉच का अप्रोच रखेंगे, क्योंकि चार्ट्स पे 3350 काफी प्रॉमिसिंग सपोर्ट पहले भी रहा है, और अभी भी आज अगर इंट्राडे डिप के बाद स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है 3350 क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो मार्केट भी इंप्रूव होने के चांसेस करंट लेवल से ज्यादा है। तो वो उस फेज में मुझे लगता है M&M में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिखते हैं। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस रहेगा 3550 का। ठीक है, M&M को लेकर ये व्यू 3.5% की गिरावट, और अगस्त के में जो प्राइसेस थे M&M के, उस प्राइस पर चला गया है। 3400 रुपए के भाव आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में देख रहे हैं कि लोअर लेवल से ना थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, हालांकि पिटे बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं L&T की भी बात करें तो आज शुरुआत थोड़ी ढीली हुई थी, लेकिन अब ये करीब 0.25% ऊपर आपको नजर आएगा। L&T में भी हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से लगभग 8-9% के आसपास की गिरावट आ गई थी। L&T को लेकर आपकी राय क्या होगी तेजस भाई? तो L&T की बात करें तो स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर हल्का सा वीक है, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो 3720 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। एक हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है स्टॉक में, जो स्टॉक को 3900 टू 3950 तक लेके जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 3720। ठीक है, 3720 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। L&T के शेयर में होल्ड करने की सलाह है। बाजार में आप देखिए लोअर लेवल से ना फिर से एक स्विंग आया है। अब कितना ये सस्टेन करेगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन निफ्टी अब आपको दिखेगा 40 अंक ऊपर, 25,100 के लेवल आपको नजर आएंगे लगभग। निफ्टी बैंक भी हरे निशान में करीब 60 अंकों की तेजी, और आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो आपको बेहतर नजर आएगा। करीब 1300 शेयर ऊपर है, 1400 शेयर नीचे है। अभी भी ब्रेथ थोड़ी सी आपको नेगेटिव दिखाई देगी, लेकिन नोटिस करने वाली चीज ये है कि इंडिया विक्स जो शुरुआत में 13% ऊपर था, वो गिर के हो गया है करीब 8.5-9% ऊपर आपको नजर आएगा। 15.5 के आसपास के लेवल है। उसके चलते बाजार में हमने देखा कि लोअर लेवल से स्विंग आ रहा है, लेकिन बाजार में उथल पुथल रहेगा। आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, बजट का हफ्ता है, तो थोड़ी आपको ना चर्निंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन सुधार तो आ रहा है। और इस सुधार में आप देखेंगे कि अडानी ग्रुप के शेयर जो शुक्रवार को भारी गिरावट के शिकार हुए थे, आज वहां पर रिकवरी है। अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, ये 3 से 4% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस मार्केट में एक प्ले जो रहा है वो है मेटल का, सेव भी रहा है, और आपको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ भी अच्छी नजर आई है। और आज फिर से आप देखेंगे कि टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को, JSW स्टील, ये तमाम शेयर आज आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए 1% के गेंस के साथ दिखाई देंगे।
लेकिन एमसीएक्स एज एक्सपेक्टेड जैसे कि उम्मीद थी कि आज ऊपर खुलेगा क्योंकि नतीजे इसके सॉलिड आए थे, तो 3-4 सत्र की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि 3% ऊपर आपको एमसीएक्स का शेयर नजर आएगा। लेकिन राय एक चाहिए आपसे रचित जी, ये प्रॉपर्टी वाले रियल एस्टेट वाले जो शेयर हैं आज भी हम देख रहे हैं कि भारी बिकवाली, लोढ़ा हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, 2-3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कहीं आप वैल्यू बाइंग की सलाह देना चाहेंगे या फिर एग्जिट की ही राय होगी अगर कोई बाउंस आता है तो? देखिए सर, रियल एस्टेट एज अ स्पेस हम देखें थोड़ा सा एक पेन पॉइंट में ही बना हुआ रहा है, और आप इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मतलब जिस तरीके से कुछ कुछ बडिंग एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो गई, दो आरबीआई की तरफ से हमको एक कंफर्ट देखने को मिला था, और एक हम लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के साइड से, बट वो भी नहीं होता हुआ दिखा। अब देखिए पूरा स्पेस अगर जो है वो आपको पेन पॉइंट में ही आता हुआ दिखेगा, और मैं समझता हूं बाकी सब स्टॉक्स में तो आपको सेल ऑन राइज करना चाहिए, बट इसमें भी एक ब्लू वाइट बॉय जरूर है जिसको मैं कहूंगा कि आप लोअर लेवल्स पे इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें। और मतलब डीएलएफ की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पोजीशनड है, और आप देखें उस रीजन में आज भी जिस तरीके की प्राइस पॉइंट है जो दिल्ली एनसीआर रीजन में ही ऑपरेट करते हैं, आपको थोड़े से टाइम के लिए स्टैग्नेशन जरूर देखने को मिल सकता है, बट देन अगेन जो ये प्राइसेस डिमांड कर लेते हैं, मैं समझता हूं लोअर लेवल्स पे आप अगर 2 से 3 क्वार्टर के लिए टाइम लगा के जाना चाहें तो कभी भी आपको 524, 516 या 530 तक भी डीएलएफ आता हुआ दिखे, उन लेवल्स पे आप अपनी बाइंग पोजीशन बना के रखें। जैसे ही आपको थोड़ा सा प्राइसिंग और थोड़ा सा एक लिक्विडिटी जो है उस मार्केट में आती हुई दिखेगी, इसमें आपको एक अच्छा बाउंस बैक दिखेगा, और उस बाउंस बैक के चलते आपको बहुत कंफर्टेबली 700 और 700 के बाद 840 तक के लेवल्स भी 2 से 3 क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्पेस में प्रॉब्लम है, बट हाँ ये एक स्टॉक है जिसमें जरूर अपनी नजर बना के रखनी चाहिए। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू बाय ऑन डिप्स की सलाह है, और डीएलएफ में आज जो तेजी आ रही है उसके पीछे की वजह ये है कि मोतीलाल ओसवाल की एक बड़ी बुलिश रिपोर्ट आई है, और वो मौजूदा भाव से इसमें लगभग 65% का अप्रिशिएशन देख रहे हैं, तो बड़ी तेजी की उम्मीद है। और आज आप देखेंगे कि बाकी शेयर भले आपको नीचे दिखाई देंगे, डीएलएफ में थोड़ी सी बाइंग हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि अगर आपको आज ऑप्शंस में दांव लगाना है तो आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार में तो हम देख रहे हैं कि उथल पुथल भरा माहौल आज भी है, आपकी नजर कहां पर गई है और क्या ट्रेड आप सुझाएंगे? सुप्रभात अभिषेक जी, काफी लंबे समय पे जो विप्रो है एक अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली इसने हमें यहाँ पर हमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है विप्रो में। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो नवंबर मंथ का स्विंग लो था 235, इसके नीचे ये अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी जो वीकनेस है विप्रो में बना हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर ये आने वाले समय में भी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए हमने 230 का पुट ऑप्शन नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह दी है। अभी फिलहाल ये 2.7, 2.5 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। यहाँ से जो हमें स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ से 2 रुपए के नीचे का रखना है, वो हमें अराउंड 0.50 पैसा के आसपास लगाना है। और अगर इसमें हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 7 रुपीज के। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 6,000 रुपीज का। अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 12,000 का। प्रो में 230 के स्ट्राइक की पुट खरीदनी है अगले कॉन्ट्रैक्ट की, और जो प्रीमियम का टारगेट है 7 का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को ऑप्शंस का एक ट्रेड दिया लक्ष्मीकांत जी ने। चलिए, लेकिन आपको ऑप्शंस में जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए एक सलाह यही है कि सेबी ने की तरफ से डिस्क्लोजर है उसमें 10 में से 9 लोग यानी 90% लोगों को नुकसान होता है। औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी ट्रांजैक्शन के तौर पर आपको काफ़ी भारी भरकम चार्जेस देनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी अशेषा के पास। अल्ट्राटेक सीमेंट के तीसरी तिमाही के नतीजे और उसके बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है उसकी पूरी डिटेल्स के साथ अशेषा मौजूद है। अशेषा, बताइए किस तरह के नतीजे, क्या डिकोड आपने किया है और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही हैं?
बिल्कुल, तो नतीजे काफ़ी अच्छे थे, अनुमान से बेहतर नतीजे दिखे और मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन कॉल में काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है और इसी के चलते स्टॉक 4% की तेज़ी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। नतीजे जैसे मैंने बताया, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस तिमाही में और इसी के चलते तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और एबिटा पर टन इस फिगर की बात करें तो ये भी अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की कमेंट्री, बिकॉज डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर उनका मानना है कि डिमांड अगले कुछ क्वार्टर्स में इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी और सीमेंट प्राइसेस जो एक मेजर कंसर्न रहा है पिछले कुछ महीनों से, उस पर भी पॉजिटिव कमेंट्री है, जहां पर मैनेजमेंट का मानना है कि सीमेंट प्राइसेस चौथी तिमाही में और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। उनका मानना है कि 3 से 4 रुपए प्रति बैग से प्राइसेस ऑलरेडी इस तिमाही में अब तक बढ़ चुके हैं और ये ट्रैजेक्टरी आगे चलकर कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। याद रखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट एक मेजर प्लेयर है सीमेंट सेक्टर का और उनके अग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स भी है, जहां पर मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ऑन ट्रैक है और उनकी कैपेसिटी 240 मिलियन टन पर एनम पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है अगले कुछ सालों में। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव नजरिया। इसके अलावा कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की बात करेंगे, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 12,900 रुपए प्रति शेयर था, उसे अब बढ़ाकर 14,690 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एक्सपेंशन प्लान्स ऑन ट्रैक है, इंडिया सीमेंट ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, इस तिमाही में ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने भी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस अब 14,100 रुपए प्रति शेयर का रख दिया है। तो नतीजे अनुमान से बेहतर, मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव और इसी के साथ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी थम्स अप दिया है। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं और इसी के चलते स्टॉक 3 से 4% की तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो हर फ्रंट पर नतीजे अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी और ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आई है। शुक्रिया आशीषा ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। चलिए अब अपने मेहमानों से भी इस पर एक राय ले लेते हैं। आज के सत्र में देखिए 3% की मजबूती दिख रही है। रचित, आप एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट, हालांकि ये हम शो शुरू होने के पहले प्री ओपनिंग ट्रेड में भी ये बताया था, अब बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से और तेजी दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पोजीशनड है और आप देखिए जिस तरीके से हम इंफ्रा, हाउसिंग और सारे सेक्टर्स की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सीमेंट अभी भी इनलाइन उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। सीमेंट में आपको अच्छी पोटेंसी अभी दिखेगी। ये जो मूवमेंट है मैं समझता हूँ बिल्कुल आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। 13,200 तक कोई भी मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और अगर आप इसको थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखते हैं, मान लीजिए आप 3 से 4 क्वार्टर की पोजीशन लेके चलते हैं, तो 14,800 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये रिजल्ट तो आपको अच्छा मिला ही है। गोइंग फॉरवर्ड भी आपको रिजल्ट्स अब सीमेंट सेक्टर में थोड़े से अच्छे होते हुए ही दिखेंगे और बहुत कंफर्टेबली मैं समझता हूं जब तक ये 12,140 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, कहीं भी पेन पॉइंट नहीं दिखता और हायर साइड के लिए ही ये मूव करता हुआ आपको दिखेगा। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर आपकी तरफ से ये राय आ रही है। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक जो आज के सत्र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बज कर रहे हैं और काफ़ी लॉन्ग पोजीशन भी दिख रही है। आज अदानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छी तेजी है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स दोनों यहाँ पे 3.5 से 4.5% तक की तेजी दिखा रही है। एक राय प्रदीप जी, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, कुछ कहीं आपको और मौके दिख रहे हैं यहाँ पे खरीदारी अभी करनी चाहिए क्या इस तेजी के बाद भी? ओके, अंशुल जी से यही सवाल ले लेते हैं। अंशुल, आप बताइए अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट कल के मिड के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेंथ अदानी टोटल गैस में दिख रही है, जो 520 540 के मेजर सपोर्ट बैंड से बाउंस बैक कर रहा है। तो अदानी टोटल गैस पे ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक में अगर आज के सेशन में 535 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर जो फ्राइडे का हाई था 550, उसके ऊपर हम निकलते हुए दिखेंगे। तो कंडीशनल बाई रहेगा, 535 निकलता है तो बाई करके चलना चाहिए, 550 का टारगेट रहेगा। अदानी टोटल गैस, ये इस ग्रुप से ये आपको पसंद आ रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स आज देखिए। कैम्प्स में आज अच्छी मजबूती दिख रही है, शॉर्ट्स कवर होते दिख रहे हैं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट कंपनी 710 के आसपास कैम्प्स का स्टॉक्स आ गया है। 4.5% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। अमोल जी, आपकी राय कैम्प्स पर?
टेक्निकल बाउंस बैक है। आई थिंक लार्जर सेटअप अभी भी खराब है, अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पैटर्न के हिसाब से लोअर टॉप फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे अभी भी मेंटेन है, तो इसको टेक्निकल बाउंस बैक पकड़ के चल रहा हूँ। मोमेंटम जिनको चेस करना है उसके लिए मुझे लगता है 695 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर ये मोमेंटम जरूर कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा स्टॉक के लिए वो रहेगा 730 का। ओके, तो कैम्स को लेकर आपकी ये राय है। सोना बीएलडब्ल्यू यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर रचित आपकी राय क्या है? सर देखिए, जिस तरीके से अभी आपने एक बाउंस बैक देखा है, बट हम ये भी बातें कर रहे हैं कि आपको ईयू ट्रेड डील जो होती है उसमें थोड़ी सी सिचुएशन उस तरीके से फेवरेबल होती हुई दिखेगी। मैं समझता हूँ ये ट्रेड डील के फाइन प्रिंट्स आ जाएं तब तक, अगर ये 494 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिखता है और लोअर लेवल्स पे आपने ले रखा है, तो एक बार आप चाहें तो स्लाइटली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। एक गेम चेंजिंग सिचुएशन अभी नहीं दिख रही है, हायर लेवल्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबली नहीं देख पा रहे हैं, उन लेवल्स पे ही एक बार करिएगा। और फ्रेश पोजीशन अभी मैं बनाने के लिए नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लोअर एंड पे आपको ट्रेड करता हुआ देखिए, कभी भी 444 440 लेवल्स, तो एक बार पोजीशन इनिशिएट करेंगे, जिनके पास है हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू इसको लेकर आपके लिए राय, एक अच्छे नंबर्स आए थे और 4% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल आप देख सकते हैं। पर एमसीएक्स में भी किस तरीके की धुआंधार तेज़ी है, लगभग 6% से ज़्यादा का मूव फिलहाल आप एमसीएक्स पे देखेंगे। उम्मीद से काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे और डे हाई पे फिलहाल स्टॉक आता हुआ और अपने ऑल टाइम हाई लेवल से बहुत ज़्यादा दूर फिलहाल नहीं है, तो एमसीएक्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे। पर जितनी भी सोलार रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें भी एक पिटाई हम लगातार देख रहे हैं। और प्रीमियम एनर्जीज़ की भी एक बार बात कर लेते हैं। प्रीमियम वारी फ्राइडे को बहुत खतरनाक सेल ऑफ हमने इन काउंटर्स में देखा, बट आज थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। एक बार अंशुल, आपकी राय प्रीमियम एनर्जीज़ पे? आज रिकवरी तो हो रही है, बट क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से शायद स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पर है। बिल्कुल, फ्राइडे स्टॉक ने अपना ऑल टाइम लो बनाया था और आज बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में मेजर रेजिस्टेंस जो ब्रेकडाउन पॉइंट भी था 709, वहां पे आके ट्रेड कर रहा है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल वीकनेस है। बल्कि वारी एनर्जीज थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। जो गैप अप ओपनिंग थी अर्निंग्स के बाद, आज उस गैप को फिल करके वापस से बाउंस बैक आ रहा है। तो अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है लॉन्ग साइड, वारी एनर्जी ज्यादा अच्छा लग रहा है। 2530 का गैप भी फिल हुआ है और सपोर्ट भी प्रोटेक्ट हुआ है। तो ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज 2695 और उसको निकालता है तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज 2825 यहां तक बाउंस बैक कर सकता है। तो आउट ऑफ द टू वारी एनर्जीज ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, तो चलिए वारी एनर्जीज यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है प्रीमियम एनर्जी से, तो थोड़ा उससे बच के चले। देखते हैं किस तरीके का एक्शन आगे देखने को मिलता है। बट जी हाँ, आज जितने भी अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स हैं उनमें एक ज़बरदस्त तेज़ी है और साथ ही साथ इंडिया ईयू डील के चलते जो है कई सारे ऑटो एंसिलरी काउंटर्स भी ध्यान में रखिएगा। सोना बीएलडब्ल्यू तो अर्निंग्स का रिएक्शन है। संवर्धना मदरसन यहाँ पर आपको फोकस रखना है। एंड्योरेंस टेक, ऊनो मिंडा, ये तमाम काउंटर्स हैं जो कि यूरोप की कंपनीज को अपना माल देते हैं, तो उससे लेकर जो है इनको फ़ायदा होगा। बट एक और काउंटर जिसकी हाल फिलहाल बहुत पिटाई हो चुकी थी वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज के नंबर्स जो हैं हमने फ्राइडे को ठीक मार्केट खुलने से पहले देखे थे, नतीजे अच्छे नहीं थे, बट उसकी जब कॉन कॉल हुई तो ब्रोकरेजेस को उसकी गाइडेंस और साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि चौथी तिमाही में एक बड़े गवर्नमेंट ऑर्डर की वो उम्मीद कर रहे हैं। आज स्टॉक रिकवर कर रहा है, बट अमोल इस रिकवरी में पे कितना भरोसा करें? एक बीटन डाउन नेम है, क्या यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए? फ्रेश लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू रहेगा। रीजन बिहाइंड दैट, एक तो पहले करेक्शन और उसके बाद स्टॉक ने एक रेंज ओपन किया है और जो रेंज ओपन किया है वो नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ओपन हुआ है। अभी जो रिवर्सल हम देख रहे हैं जो 1640 के आसपास है, वो उसी सपोर्ट्स को लेके जो पहला एक करेक्शन खत्म हुआ था वहीं से एक शार्प बाउंस बैक आया है। तो मुझे लगता है जब तक चार्ट के हिसाब से 61640 मेंटेन करता है, ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो पहला तो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का 1720, और वो अगर क्लियर कर देता है तो ये स्टॉक अपना मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू करेगा 1750 तक।
तो चलिए यहाँ पर नज़र ज़रूर रखेंगे कि थोड़े कुछ लेवल्स क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद ही एक फ्रेश लॉन्ग आप इनिशिएट करिए। ये फिलहाल राय आती हुई अमूल की तरफ से। बट गिरने वाले शेयर्स में JSW एनर्जी ये 8% टूटता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी भारी गिरावट फिलहाल हम JSW एनर्जी पे देख रहे हैं। अमूल, क्विक टेक यहाँ पर भी 8% की कमज़ोरी, क्या और गिरावट का शिकार होगा ये काउंटर? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि करेक्शन काफी शार्प है और पहले भी मार्केट में पैटर्न के हिसाब से लोअर टॉप फॉर्मेशन है। 460 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जब तक इसके नीचे है वीक सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। अगर रिवर्सल आता है तो भी 460 के ऊपर ही ध्यान रहेगा। तो JSW एनर्जी को लेकर आपकी ये राय है। इसी नोट पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। रचित जी, अमोल जी और साथ ही अंशुल जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को आज क्या करना है आज के मार्केट में ये बता दिया है। चलिए वक्त है एक ब्रेक से पहले लेकिन हेडलाइन देख लेते हैं कि हेडलाइन आज मार्केट की किस तरह की है। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं।